In BJP, who do you think can be options for successes? एक तो ऑब्वियसली मिस्टर अमित शाह हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो यूपी का इलेक्शन रहेगा, योगी आदित्यनाथ, अगर उसमें मेजॉरिटी मिली, चांस दोनों का है। Opposition में who do you think has the potential to become a leader who can compete with BJP? रेवंत रेड्डी, He's a very impressive chief minister in terms of governance के skills हैं etc. इंडिया तेजी से कैसे ग्रो कर सकता है? क्या challenges do you see? सरकार है, उसकी दखल अंदाजी अभी भी काफ़ी है। अगर आपको कुछ करना है, परमिशन लेने हैं, रेगुलेशन लेने हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा, लोकल लेवल पे अगर आप कोई भी बिजनेस चलाओ, कभी मालूम नहीं कि नोटिस कहाँ से आने वाला है। इसकी वजह से कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है, इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल बात रहती है। आज के हमारे गेस्ट हैं रुचिर शर्मा, 5 बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर, रॉकफेलर इंटरनेशनल के चेयरमैन। हमने आज उनसे जाना कि इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, ऑपोजिशन से लीडर बनने के किसके चांसेस हैं और आज इंडिया तेजी से कैसे ग्रो कर सकता है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। कैपिटलिज्म है कि सरकार का रोल मिनिमल रहे और इंडिविजुअल का रोल ज्यादा रहे। सोशलिज्म उल्टा, कि सरकार प्लान करे आपके लिए और इंडिविजुअल वो सरकार को फॉलो करे। डू यू थिंक कि क्रिप्टो कभी यूएस डॉलर को रिप्लेस करेगा? डॉलर पे जो आज डिपेंडेंस है दुनिया पे, वो बहुत ज्यादा हुई और ये अच्छी बात नहीं है। तो कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, लोगों को अपना सारा पैसा सिर्फ एक देश और एक करेंसी में नहीं डालनी चाहिए, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 5 से सालों में क्रिप्टो का यूज ज्यादा होगा। मैंने सुना है कि आप प्रेडिक्शन भी करते हो और स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन करते हो। व्हाट यू थिंक हु इज गोना बी द नेक्स्ट पीएम? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। मैंने सुना है कि आप प्रेडिक्शन भी करते हो और स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन करते हो। Is that a thing? Isn't that true? I don't know spot on, but कभी-कभी हो जाता है। Tell me, give me a little prediction based on what you think who's gonna be the next PM? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है। मुझे इस बात में काफ़ी लगता है कि मोदी का वो उनका इस गवर्नमेंट और मोदी के लिए अभी कोई 5 साल में मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं लग रहा इन टर्म्स ऑफ एनी मेजर कोई चेंज होगा एक्सेट्रा। पर अभी तो बहुत जल्दी है, क्योंकि इन इंडिया में सेट सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी स्टेट बाय स्टेट इलेक्शंस हैं। जैसे बीजेपी, आई थिंक द बिग सरप्राइज जो रहा है 2024 में 2 सरप्राइज रहे हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज था कि बीजेपी की 240 सीट आए, क्योंकि सारा कंसेंसस उस टाइम था कि 300 वापस 400 पार। 400 पार तो स्लोगन था, पर 300 सीट बीजेपी की, सिर्फ मैं एलाइज की बात नहीं कर रहा। सबको लग रहा था कि 300 सीट बीजेपी की वापस आने वाली हैं। तो एक तो वो बड़ा सरप्राइज था। दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि उस सेटबैक के बाद, उसके बाद जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। और वो भी विदाउट मोदी एज द स्टार कैंपेनर। जैसे महाराष्ट्र में और उसके पहले हरियाणा में देखो, तो जो मोदी का रोल उन इलेक्शंस में काफ़ी कम था। उसके पहले 1 साल पहले तो लोग बोलते थे अगर मोदी नहीं है तो बीजेपी का जीतना ही मुश्किल है। पर हरियाणा में और फिर महाराष्ट्र में मोदी की कैंपेनिंग काफ़ी लिमिटेड थी, फिर भी बीजेपी डिड क्वाइट वेल। तो दैट टेल्स यू दैट जो पार्टी का जो की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी है, और वो आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट वापस काफ़ी आ गया है। एटलीस्ट ये जो सारे इनसाइडर्स हैं उनका ये बोलना है कि 2024 नेशनल इलेक्शन में आरएसएस थोड़ी खफा थी कि ये सब लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट और मोदी और ये सब, कि हमें आरएसएस की इतनी ज़रूरत नहीं है, मोदी का जो इमेज है और है, दैट्स इनफ टू कैरी एवरीथिंग। तो फिर वो 2024 में ये लगा लोगों को कि आरएसएस ने इतना हार्ड कैंपेन नहीं करे और काम नहीं किया टू हेल्प मोदी विन। अभी जो उसके बाद ये लगा कि थोड़ा मोदी का जो इन्फ्लुएंस कम हुआ है, अभी तक इन्फ्लुएंस काफ़ी है पर कम हुआ है, और आरएसएस का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। ये लोगों का बोलना है। मैं एक आके मुझे इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, मैं लोगों से बात करता हूँ, ये सब सुनने में आता है। और ये हमने कैंपेन ट्रेल में भी जब हम घूम रहे थे मई में, उस टाइम भी ये लगा था। आई रियली लव आवर पीएम राइट नाउ, आई जेन्युइनली लाइक इट। एंड मैं अपनी अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और मैं किसको वोट करता हूँ क्या करता हूँ सब अलग हटाता हूँ, एंड जस्ट एज अ
नॉर्मल सिटीजन बात करता हूँ हु लव्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, एंड मैं काम के लिए भी ट्रैवल करता हूँ, प्लेजर के लिए भी, राइट? आई थिंक हम लोग की इमेज ग्लोबली बहुत पावरफुल बन गई है बिकॉज ऑफ दिस PM, राइट, एंड दैट टू मी इज समथिंग टू लाइक लुक फॉरवर्ड. सो आई एम फ्रॉम इंदौर. इंदौर में जब से ही आया है, जब से BJP आई है, मतलब इन द नेशनल साइड, ये स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक स्टार्टेड क्लीनिंग, इंदौर became number one cleanest city in the country. और मैंने वो मूवमेंट देखा इंदौर में, लोगों की थिंकिंग चेंज होने लगी. तो आई वाज लाइक वाओ, देश तो बहुत ग्रो हो रहा है. भले पूरा देश ग्रो हो नहीं रहा हो, या क्या हो रहा है, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज में हो रहा है, आई डोंट नो दैट. I'm talking about as a basic person. I'm not talking about as a podcast of studies and reads, right? That's right. तो मतलब मेरे आसपास तो बहुत काम हो रहा है, बढ़िया. सेकंड है कि मेरे आसपास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहाँ पे पैसे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, मैं जिसको देख रहा हूँ, मेरे जो दूध वाले भैया आते थे, अब उनके पास 100 भैंसें हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं. किन के घर के बाहर हाईवे निकल गया तो उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई. जिसने छोटी ज़मीन ली थी उसके 5 गुना प्राइजेज हो गए. तो हर किसी के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की प्राइस, तो पैसा भी बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है. फिर जब मैं मेरे लीडर को देखता हूँ तो डू दे रिफ्लेक्ट पावर? इज़ इट समथिंग दैट आई वांट टू लुक फॉरवर्ड टू? यस, वो भी होता है. फिर उसके बाद मैं लोगों से बात करता हूँ तो क्या वो पॉपुलर चॉइसेस है, क्या उन्हें गालियाँ तो नहीं पड़ती? इज़ इट पॉपुलर टू सेव हिम, प्रेज हिम इन पब्लिक? यस, वो भी हो रहा है. तो फील है. और फिर जब इंडिया के बाहर जाते हो और वहाँ पे भी क्या लोग तुम्हें ढंग से देखते हैं कि लोग तुम्हें ऐसे, जैसे पुराना इंडिया था कि करप्ट है, तुम्हारे यहाँ क्राइम है, तुम्हें वैसे ही देखते हैं, और वो चेंज हो रहा है. ये 4-5 चीज़ें चेंज होती है, नहीं ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रही है. सो इट फेल्ट फ्रॉम अ वेरी लेमैन पर्सपेक्टिव दैट ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं. राइट. टिल द टाइम यू गो एंड यू अंडरस्टैंड एंड यू गो डीपर, उसके बाद यू हैव मोर, आपके पास और ज़्यादा लॉजिक्स आते हैं और ज़्यादा बायसेस आ जाते हैं कि किस बेसिस पे इन्हें जज करना चाहिए, नहीं जज करना चाहिए. बट बेस लेवल पे आई फील पॉपुलर, और जो क्रिटिकल मास की बात करें तो उसमें आई थिंक every critical mass you'll ask, nobody will say that he's a bad PM. Right. It's just like local, अगर कुछ areas अभी तक बेकार है तो I don't know. So that's what I felt. And so that's why I like, and I keep asking too many very well-read and researchers and people like you जो politics को समझते हैं कि मोदी नहीं तो कौन. नहीं, हाँ, तो और मेरा मानना कुछ और है इसमें कि which is I respect like everything that you say, और मैं आपके बात से काफ़ी सहमत भी हूँ. मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती है कि किसी भी डेमोक्रेसी में मेरा है कि किसी भी को इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों के कि वो पावर मिसयूज़ करें टू टारगेट पीपल, ऑपोजिशन, उन पे केसेस हों, या इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट लाइक इन टर्म्स ऑफ रेट्रीब्यूशन जो कहलाते हैं, जैसे रिवेंज हो, वो मुझे पसंद नहीं है. तो इन टर्म्स ऑफ, एक तो परफॉर्मेंस की बात है, और मैं भी मतलब इंडिया के परफॉर्मेंस से काफ़ी प्राउड हूँ, और जो भी आप कहते हैं मैं भी उस बात से काफ़ी सहमत हूँ. पर एक चीज़ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा किसी भी लोकतंत्र में ऑपोजिशन को भी होना चाहिए. जैसे कि कोई पावर इतना चेक ना, पावर पे चेक रहे ताकि इंस्टीट्यूशन का मिसयूज नहीं हो. एग्जैक्टली. और वो जो इंस्टीट्यूशन मिसयूज है, उस बात से मुझे कभी कभी वो लगता है कि ये गलत हो रहा है. जैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं और एक्सेट्रा हैं जिन पे काफ़ी केसेस ठोके गए हैं मीडिया में एंड ऑल दैट, जहाँ पर ये हमेशा ये लगता है कि दैट ये टारगेट हो रहा है क्योंकि इन्होंने कुछ बोला है जो उनको पसंद नहीं आया. जैसे आपने कुछ अच्छा बोला, बिल्कुल बोलना चाहिए आपको, पर अगर किसी को कुछ बोलना है जिससे वो इतना खुश ना हो, किसी भी काम से खुश ना हो या कुछ ना हो, उनको भी अलाउड होना चाहिए बोलना इन टर्म्स ऑफ दैट. तो मुझे वो स्पिरिट चाहता हूँ मैं. तो एज लॉन्ग एज वो स्पिरिट रहे, देन आई एम ओके विद कोई भी लीडर है इन टर्म्स ऑफ दैट, और उस पर फिर परफॉर्मेंस पे फोकस हो. पर मुझे ये तो वो चेक रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अग्री. तभी मैं बोला था कि लेमैन पर्सपेक्टिव से आपको अच्छा. पर लेमैन के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. अब वो जो इस एटलीस्ट इन लास्ट 3-4 years जो ये ज़्यादा दिखने लगे हैं आपको ऑल ओवर सडन, क्योंकि सोशल मीडिया हर जगह नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. भले ये हो रहा होगा पिछले 10 साल से, वी डोंट नो, पर अब एज ए नॉर्मल सिटीजन लेमैन में पता चल रहा है कि अच्छा इंस्टीट्यूशंस को मे बी मिसयूज किया जा रहा है, मे बी कुछ एक्स्ट्रा करा जा रहा है. पहले भी हो रहा था, इससे पहले भी हो रहा था, बट नाउ इज मच लाउडर. लाइक इट्स नहीं लाउडर, और मतलब थोड़ा एक्सटेंड भी ज़्यादा हो गया ना. अगर आप सारे रिसर्च देखें तो 95% जो सारे केसेस हैं CBI के और सारे केसेस वो ऑपोजिशन पे है. ये कैसे हो सकता है कि 95% इतना एक तरफा हो और दूसरी तरफ कुछ ना हो, और ये सारे इंस्टेंस होते हैं कि कोई
इस पार्टी ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करने के बाद वो सारे केसेस ड्रॉप हो जाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन सब क्लीन हो जाते हैं लोग एक्सेट्रा। तो मुझे बस उस बात से आई हैव एन इशू। अदरवाइज जो इंडिया की इकोनॉमी है, परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स वी कैन डू अ लॉट मोर। जैसे मतलब अभी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कोई 6-7% है, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है। पर जब चाइना एकदम ग्रो कर रहा था और पूरी दुनिया को दिखा रहा था कि कितनी अच्छी है, उसकी जो ग्रोथ रेट होती थी वो 10-11% होती थी। तो अब हमारी ग्रोथ रेट अगर 10-11% हो तो आप बताइए कितना और चेंज आएगा, मज़ा ही आ जाएगा। एग्जैक्टली मतलब और ही कुछ मज़ा रहेगा उसका। तो फेयर, बट टेल मी, डू यू थिंक कि वापस ऑपोजिशन कभी बन पाएगा? नहीं, इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन स्टेट्स पे तो काफ़ी है और नेशनल भी मतलब थोड़ा बहुत तो बड़ा है, लाइक इन टर्म्स ऑफ दैट। प्रॉब्लम है नेशनल पे ये सिर्फ है कि जो पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की और वो सब, वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक इट इज़ सीन टू बी वेरी लेफ्ट, इट इज़ सीन टू बी सॉर्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ उनके जो इकोनॉमिक्स है, जो वो बात करते हैं, वो उन चीज़ों से लोगों को मतलब लगता है ये तो हमें वापस पीछा कर देगा, हाँ पीछे कर देंगे। सो आई थिंक दैट इन टर्म्स ऑफ वो थोड़ा आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है मुझे लगता है लोगों की। पर इन टर्म्स ऑफ स्टेट लेवल पर अगर देखेंगे तो ऑपोजिशन तो काफ़ी है। तो हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया में हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा ही नेशनल पे रहता है, पर नेशनल पे भी करेक्शन आया है, पर स्टेट्स लेवल पे तो ऑपोजिशन है। अगर आप देखेंगे स्टेट्स लेवल पे अभी सारे इलेक्शन होंगे, बंगाल में होगा उसके बाद, और बीजेपी के अंदर भी काफ़ी अब देखेंगे क्या होगा, क्योंकि अगला बड़ा इलेक्शन यूपी का आएगा फिर 2 साल में। That's the test. नहीं, पर टेस्ट मतलब किसका टेस्ट है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ योगी आदित्यनाथ अब लाइक अपने ही रूप में इतना बड़ा रीजनल लीडर बन गए हैं यूपी में। अब वो कितना सेंटर उसको चाहता है बीजेपी का भी मुझे मालूम नहीं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन क्या है। तो टेस्ट वहाँ पर जैसे बोलते हैं इंग्लिश में व्हील्स विद इन व्हील्स है। एक तो स्ट्रेट बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन है इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पर तो अब प्रीटी क्लियर है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का टेस्ट है, जो और पार्टी उनका रोल काफ़ी मार्जिनल हो गया, वो 2 पार्टी कॉन्टेस्ट यूपी भी चली गई है। पर बीजेपी के अंदर भी वहाँ पर ये मतलब पॉलिटिक्स रहेगा कि रिजल्ट में कितना योगी आदित्यनाथ कितना पावरफुल इमर्ज हुए, और वो हुए तो वो सेंटर पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर वो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट हुए तो लोग बोलना शुरू कर देंगे कि अगला सक्सेसर मोदी का ये हो गया। अब वो बीजेपी में और लोग कितना पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे उस पर काफ़ी चर्चा रहेगी। आरएसएस का इस पर क्या व्यू रहेगा इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस पार्टी में है और बड़ा है, जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन में। तो अभी खेल काफ़ी बाकी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अभी स्टेट इलेक्शंस हैं। उसके पहले जो मेरा अगला स्टेट इलेक्शन का ट्रिप रहेगा वो बिहार का रहेगा। क्योंकि ये मेरा, जैसे हमने इसके बारे में भी बात कर रहे थे अभी, कि उसमें मेरा काफ़ी पैशन रहा है कि मैंने ये एक ग्रुप फॉर्म किया था 1998 में, कि जब भी इंडिया में इलेक्शन रहेंगे हम लोग जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो हम कोई 20 लोग हैं और हमने अभी तक 31 इलेक्शन ट्रिप्स करे हैं। पिछली बार भी करे थे, 8 दिन का इलेक्शन ट्रिप किया था हमने मई में 2024 में, और पूरा ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट गए थे। वी स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम विजयवाड़ा और हमने मुंबई में एंड किया था। 8 दिन तक 4 स्टेट्स हमने कवर किए थे। तो जो मेरा अगला चुनाव का दौर रहेगा दैट विल बी फॉर बिहार। तो बिहार का भी इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहेगा वहाँ पर, क्योंकि पिछली बार तेजस्वी ने काफ़ी फाइट दी थी बीजेपी और नीतीश कुमार को, और ये अब सुनने में आ रहा है कि अब नीतीश कुमार का जो पहले ऑरा था वो इतना नहीं है अब, तो वो भी काफ़ी इलेक्शन लाइक इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसलिए मुझे इंडियन के इलेक्शन देखना बहुत पसंद है, पर कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर मतलब प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये टर्न हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में भी मतलब जब उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी उनकी लोकसभा में, तो लगा था कि ये सारी जो ये गठबंधन है इस तरफ का, वो वापस पार में आने वाली है, पर कुछ और हुआ इलेक्शन रिजल्ट। तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है। आपका पहला सवाल था कि अगला पीएम कौन रहेगा, और ज़्यादातर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पीएम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं कि कभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था।
और इंडियन इलेक्शंस के बारे में मुझे ये बहुत याद है कि 2011-12 तक बहुत लोगों का मानना था कि मोदी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, गुजरात में ठीक है पर ये नेशनल लीडर नहीं बन पाएंगे। और अडवाणी भी उस टाइम ट्राई कर रहे थे कि शिवराज चौहान या किसी को प्रॉप करें। और फिर मोदी का जब गुजरात की विक्ट्री हुई थी उसके बाद कितनी जल्दी वो मतलब उभर के आए और कितना बड़ा वेव रहा उनका उस टाइम का। तो अभी बोलना बहुत जल्दी है, पर ये स्टेट इलेक्शंस देखना भी इंटरेस्टिंग है। और जब मैं जाता हूँ इलेक्शन ट्रिप्स के लिए, सबसे मुझे अच्छी बात ये रहती है कि आपको इंडिया के बारे में ज़्यादा मालूम रहता है। जैसे बिहार में मैंने 5 इलेक्शन ट्रिप कर चुका हूँ अभी तक, और ये मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी इसके बारे में काफ़ी चढ़ाता हूँ कि आप कभी चंपारण नहीं गए होगे, आप कभी बेतिया नहीं गए होगे, मैं गया हूँ इधर। बट अगर आपको नेम्स लेने होंगे, आई वांट स्टिल, क्योंकि इतने इलेक्शन आपने देखे हैं तो आपके पास कुछ एक लेवल का सेंस होगा एंड पैटर्न आपने देखा होगा। एंड आई एम श्योर कि हर बार सरप्राइज करता है इंडिया, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को आप राइट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एंड एक्सीडेंटल पीएम्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। बट देयर मस्ट बी सम पैटर्न बेस्ड ऑन विच आपका एक खुद गट इंट्यूशन होगा, राइट। तो लेट मी आस्क यू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि ऑपोजिट्स में जो ऑपोजिशन है अभी, ऑपोजिशन में हु डू यू थिंक कैन इमर्ज एज अ लीडर, या हु has the potential to become a leader who can compete with BJP? अगर मैं जैसे अभी in terms of रेवंत रेड्डी से मिले थे हम जब थे, बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। अगर आप उनसे मिलोगे तो इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव चीफ मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ दैट, उनके पास इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस के स्किल्स हैं एक्सेट्रा। पर आई थिंक दैट व्हाट द अगर कांग्रेस के पास थोड़ी स्ट्रैटेजी ठीक रहे, उनको क्या करना चाहिए कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को पुश करना चाहिए। इन टर्न वन स्टेट चीफ मिनिस्टर शुड मेक दैट स्टेट अ मॉडल। जैसे अगर आप मोदी का भी मॉडल देखें तो उन्होंने क्या किया, गुजरात मॉडल, उन्होंने मतलब गुजरात का ऐसा माहौल बनाया कि देखो हमने गुजरात में क्या किया कि जब हम 2014 में भी घूम रहे थे तो हमें लोग यूपी में बोलते थे कि दैट गुजरात में देखो मोदी ने कितना सुकून दिया है लोगों को एक्सेट्रा। तो हम पूछते थे आप कभी गए हो गुजरात? नहीं, पर हमें ऐसे सुनने में आया है। सो इन टर्म्स ऑफ ऐसा पूरा उन्होंने गुजरात का ऐसा माहौल बनाया, गुजरात का डेवलपमेंट ऐसे शोकेस किया, एंड दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लॉन्च हिम। तो अगर कांग्रेस को भी ऐसा कुछ करना है तो एक स्टेट को ऐसा बनाना चाहिए। which state तो could it be? तो मैंने बोला है, जैसे अगर कोई तेलंगाना हो, जैसे वहाँ पर हैदराबाद का अगर आप जाएंगे तो आपको देखा होगा कि मतलब हैदराबाद कैसा डेवलप होके आया। कर्नाटका हो, पर कर्नाटका में प्रॉब्लम इज़ कि वहाँ पर लाइक अभी थोड़ा लीडरशिप in terms of like थोड़ा प्रॉब्लम है, इज़ लाइक एजिंग अ बिट ऑल्सो, तो वहाँ पर थोड़ा ट्रांजिशन में थोड़ी इशू रहेगी। पर अगर कोई एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर नेशनल पार्टी कांग्रेस जैसे आके उभर के आए तो चांसेस मेरे ख्याल से ज़्यादा बढ़ेंगी। तब तक ये लोग राहुल गांधी तक का मतलब होप रहेगा इन टर्म्स ऑफ दैट फॉर द कांग्रेस पीपल। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द पेस। नहीं तो फिर इट्स बैक टू ओल्ड इंडियन पॉलिटिक्स की लास्ट मिनट में अगर ऑपोजिशन ठीक करे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करके किसी को मतलब बना देंगे, जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो हिस्टोरिकली रहे हैं। ओके, एंड इन बीजेपी हु डू यू थिंक कैन बी 3 ऑप्शंस फॉर सक्सेसेस? नहीं, ऑप्शन तो मेरे ख्याल से अभी तो सिर्फ 2 ही लग रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली मिस्टर अमित शाह हैं ही जो मतलब नेचुरली है, पर सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने अभी बात करी जो यूपी का इलेक्शन रहेगा कि योगी आदित्यनाथ अगर उसमें काफ़ी उभर के आए, अगर उनकी काफ़ी मेजॉरिटी मिली तो नेचुरली वो मतलब मेरे ख्याल से सबसे सक्सेसर की दोनों की नेशनल अपील है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ नेशनल अपील है, तो इन टर्म्स ऑफ और यूपी जैसे स्टेट में अगर होकर आए तो इन टर्म्स ऑफ ये अगर चांस पूछेंगे तो अभी इन दोनों का है। लेकिन अगर इफ यू हैव टू थिंक अबाउट थर्ड, तो लाइक इन टर्म्स ऑफ लोग तो काफ़ी मिस्टर गडकरी के बारे में बात करते हैं, पर प्रॉब्लम उधर ये है कि उनका मैस बेस अभी इतना नहीं है ना। जैसे मतलब इन टर्म्स ऑफ कोई स्टेट नहीं है, कोई इतना मैस बेस नहीं है उनका। तो उनको मुझे मालूम है कि बीजेपी और ऑपोजिशन में भी काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं, उनका स्टाइल काफ़ी ईजी गोइंग है वो पसंद करते हैं, पर उनके पास वो नेशनल अपील नहीं है जो इन दोनों लीडर्स के पास अभी है। जैसे इन टर्म्स ऑफ अगर कोई गडकरी जी अगर कोई रैली करें, जैसे अगर किसी और स्टेट में, तो मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, पर जैसे अगर योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं
तो काफ़ी लोग आते हैं उनके रैलीज़ के लिए। सो यू मीन कल्ट फॉलोइंग नहीं है उनकी? हाँ, दैट्स राइट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन फडणवीस सर और शिवराज सिंह चौहान सर? नहीं, इन टर्म्स ऑफ मेरे ख्याल से जो शिवराज चौहान तो उनका करियर जो है अभी तो वो तो सेंटर में है। मुझे अब तो बहुत मुश्किल है उनके लिए मतलब स्टेट वापस आना। पर इन टर्म्स ऑफ फडणवीस की तो अभी तो जर्नी शुरू हुई है, तो वो भी आ सकते हैं। पर अभी इन टर्म्स ऑफ जो मैस अपील है उनको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा टू बिल्ड समथिंग आउटसाइड महाराष्ट्र। हाँ, पर अगर वो भी मतलब अगर 5 साल में काम हो तो कुछ भी हो सकता है। पर आपने मुझे पूछा आज की तारीख में, तो आज की तारीख में इन टर्म्स ऑफ कौन है, तो टू पीपल ओनली। एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। एंड इंडिया तेजी से कैसे ग्रो कर सकता है? क्या चैलेंजेस डू यू सी इंडिया में भी हैं? एंड टेल मी 3 टॉप चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी में, एंड टॉप 3 अपॉर्चुनिटीज जो इंडियन इकोनॉमी के पास है जिसको एक कॉमन इंसान समझ के यूज़ कर सकता है। नहीं, देखिए सबसे मतलब सबसे कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या हैं? एक तो है कि हमारा जो सरकार है वो उसकी दखल अंदाजी अभी भी काफ़ी है। अगर आपको कुछ करना है, परमिशन लेने हैं, रेगुलेशन लेने हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो सरकार का रोल इस कंट्री में है वो सबसे प्रॉब्लमैटिक रोल है कि एक तो दखल अंदाजी ज़्यादा है, दूसरा कंट्रोल उनका वेरियस सेक्टर्स में अभी तक सबसे ज़्यादा है। गिव मी एग्जाम्पल्स। तो कि दखल अंदाजी किस एरिया में ज़्यादा है? आप देखिए मतलब बैंकिंग सेक्टर में देखिए, जैसे औरों देशों में इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स थोड़ी होते हैं जैसे हमारे पास हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे कि लोकल लेवल पे अगर आप कोई भी बिजनेस चलाओ तो फिर भी आपको कभी मालूम नहीं कि आपका नोटिस कहाँ से आने वाला है और कौन से डिपार्टमेंट आएगा। तो इसकी वजह से कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको डायरेक्टली इंडिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल बात रहती है। हाँ। वो चाहते कोई लोकल पार्टनर रहे, लोकल पार्टनर ये सब संभाले, हमसे डायरेक्टली करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप कंट्री में देखेंगे कि हम कितनी हमारा FDI आ रहा है, वो कोई 1% है कुछ आता है एज ए शेयर ऑफ GDP। जब चाइना और कोरिया, ताइवान जैसे इकोनॉमी 10-11% पे ग्रो कर रहे थे तो वो 4% एज ए शेयर ऑफ GDP का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था। तो वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दैट इज वन। सेकंड इज कौन से सेक्टर्स यू फील कि प्राइवेट कर देने चाहिए? नहीं, जैसे मतलब सारे सेक्टर्स में जहाँ कम को नहीं, मैंने बैंकिंग की बात करी, एक बता दी लाइक इन टर्म्स ऑफ दैट, वहाँ पर मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें कि अगर हमारी ऑयल रिफाइनरीज भी हैं एक्सेट्रा, वो मतलब उनकी बात होने वाली थी प्राइवेटाइजेशन की 20 साल पहले, वो सब मतलब बंद हो गया है। पर मोर देन प्राइवेटाइजेशन ये है कि अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज बिजनेस हो, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने में कितनी परेशानी होगी या नहीं होगी, या बंद करने में कितनी परेशानी होगी नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट वो बात रहती है। ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ED, CBI, टैक्स डिपार्टमेंट्स, इनकी पार कैसे चेक हो, जैसे एवरेज पर्सन को नहीं लगे कि मतलब पता नहीं कब पहुंच जाएंगे ये मतलब हमसे सवाल पूछने के लिए। तो वो हमेशा मतलब फेयर रहता है। बट जैसे तो अमेरिका में भी ये सारे होंगे, राइट? बिल्कुल में भी देयर इज NFBI, देयर इज SEC, देयर इज उधर उन लोगों की उनकी इंस्टीट्यूशंस है, राइट? तो वो लोग के पावर चेक में कैसे रहता है? वो मतलब इंस्टीट्यूशनल पावर है उधर। हाँ। और इसलिए मतलब वहाँ कोई किसी को ये डर नहीं रहता कि मैंने अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो कल कोई पहुंच जाएगा, या मैंने कुछ पैसे नहीं दिए तो ये पहुंच जाएगा। तो वहाँ पर मतलब इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ दैट कंपेयर टू हियर। आपने बोला जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे ED बोला, CBI बोला, राइट? ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको चेक में कैसे रख सकते हैं? क्योंकि आज तो इनसे इनको एपॉलिटिकल बनाना पड़ेगा ना, फिर मतलब इनसे आज मतलब एक्सट्रीम डर है। बिल्कुल, लोग वर्ड नाम लेने से डरते हैं इनका कि भाई अगर CBI मतलब डर जाओ, ED तो मतलब डर जाओ, तो एक राइट रॉन्ग से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये आ गए तो मतलब आप जो बोलो सर। तो मेरे ख्याल से और इस बार मुझे भी लगा कि इस बार जो रोल सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स का है, इसमें भी मतलब ये ठीक रोल नहीं रहा है, क्योंकि उन लोगों ने भी इन लोगों को इतनी पावर दे रखी है। अगर मतलब कोर्ट्स बोल दें कि देखिए लाइक इन टर्म्स ऑफ अगर जब तक आप बहुत मजबूत केस ही लाओगे आप किसी को अंदर नहीं कर सकते आपकी पर उन्होंने तो मतलब कोर्ट से भी मतलब उल्टा बोल दिया है कि अगर आपको करना है तो आप करिए। तो जो चेक एंड बैलेंस का रहेगा वो 2 चीज़ों से हो सकता है। एक रह सकता है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं इन मतलब इंस्टीट्यूशंस के वो एपॉलिटिकल हो जाएं, जैसे कि मतलब
आप उनको हटा नहीं पाए, अगर सरकार चेंज हुए तो आप इनको लाइक इतनी ईजी हटा नहीं पाए। आप मुझे पूछ रहे हो कि अगर ये होगा, नहीं, अगर आप मुझे पूछो क्या होना चाहिए। और दूसरी बात कि कोर्ट्स में, जैसे मुझे इंडिया में मतलब ये लगता है, और ये मुझे मालूम है किस और देश में रहता है, कि यहाँ पर जो 2/3 ऑफ पीपल जो जेल में है आज, वो मतलब उनको कन्विक्शन नहीं है। हाँ, पेंडिंग केसेस। हाँ, पेंडिंग केसेस हैं, बेल नहीं दी जाती। अब ये बताइए, अगर ट्रू डेमोक्रेसी है और ट्रू देश में अगर वो कल्चर है, तो ये कैसा कल्चर है कि आपको मतलब बेल तो राइट होनी चाहिए ना आपकी। फेयर, पर इधर हम लोगों के पास लोग बहुत ज़्यादा है ना, जो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वही हमारी वीकनेस है। नहीं, पर फिर भी मतलब सिस्टम बहुत स्लो है, बिकॉज इतना हम इक्विप्ड ही नहीं है। हाँ, तो मतलब हाँ, तो अगर आपको सरकार का मतलब अगर कुछ करना है तो मतलब और पार नहीं, मतलब आप मतलब कोर्ट्स या मतलब अदर चीज़ों का मतलब देखें कि मतलब वो कैसे रिफॉर्म हो सकते हैं, वहाँ पर कैसे और लोग हो सकते हैं केसेस करने के लिए। तो आप वहाँ पर बढ़ाइए सरकार की जो क्षमता है, पर रेगुलेटरी एजेंसी के जो लोग हैं वहाँ शायद मतलब उधर डालिए थोड़ा फोकस उस पर। तो जैसे हमारे अभी चीफ जस्टिस सिलेक्ट होते हैं, राइट, या जजेस सिलेक्ट होते हैं, दैट्स फ्रॉम द बेंच, वहाँ पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कम होता है, दैट्स व्हाट पीपल से, राइट। डू यू थिंक वैसे ही कर देना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के लिए भी? आई मीन जितना हम कर सके इट बी बेटर फॉर दिस कंट्री। बट डू यू थिंक दैट्स अ राइट मॉडल? यस, आई थिंक दैट्स अ राइट मॉडल। या मतलब सारे इंस्टीट्यूशन के हेड्स वैसे होने चाहिए। अब ये बस सारी भी बोलना मुश्किल है, पर ज़्यादातर ऐसे होने चाहिए। हाँ, और मतलब उनकी पार मतलब ऐसे ये पार मतलब थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि आप मतलब किसी भी घर पहुंच जाएं और मतलब हो जाए और फिर एक हफ्ते आप उधर ही ठहरें और मतलब रेड करें और ये सब मतलब लाइक ये सब पार थोड़ा मतलब कम करने की ज़रूरत है। और ये मेरे ख्याल से सरकार को देखना चाहिए कि आप तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि फोकस रहना चाहिए कि मतलब बिजनेस, स्मॉल और मिड साइज बिजनेस कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए, दैट शुड बी द फोकस। क्योंकि जो बड़े आदमी उनको तो मालूम है ये सब कैसे नेगोशिएट करें, पर आपको भी मालूम है कि स्मॉल मिड साइज बिजनेस को क्या क्या मतलब सहना पड़ता है। आई एग्री विथ यू। मैं एक स्मॉल बिजनेस चलाता था और मैं अभी भी एक स्मॉल मिड साइज बिजनेस चलाता हूँ, एंड आई नो द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस। आप आधे ज़्यादा टाइम तो डर में रहते हो, पता नहीं कौन कहाँ से क्या आपको बोल देगा। एग्जैक्टली, लाइक आपको किससे बात करनी पड़ेगी, कौन से लेवल के एम्प्लॉय से बात करनी है, कौन सा डिपार्टमेंट। कभी कभार तो ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जब आप एक्चुअली बिजनेस स्टैब्लिश करने जाते हो, आपको पता भी नहीं होता कि वो एग्जिस्ट करता है, और 2 साल बाद बिजनेस के वहाँ से नोटिस आ जाता है, एंड देन यू लाइक अच्छा ये क्या था। दैट्स राइट। एंड देन यू डिडंट और ये नो आप कि बोल आपको रहे करना हैं, है। बताइए कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा इधर तो उसको क्या सहना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट इंडिया, राइट, एंड हम इंडिया की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्या लगती है आपको? क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें सही हो रही है? नहीं, सही तो बहुत हो रहा है जैसे जो इन टर्म्स ऑफ दैट एक तो अच्छी चीज़ इंडिया में ये रही है कि अब स्टेट्स के बीच में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। तो स्टेट्स चाहते हैं एक दूसरे का कंपटीशन हो, महाराष्ट्र गुजरात हो, तेलंगाना वर्सेस कर्नाटक हो एक्सेट्रा। तो स्टेट्स के तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट ये मोदी जी पहले काफ़ी इसके बारे में बात करते थे, अब इतनी करते थे, पर जब गुजरात में रहते थे तो उनको लगता था कि इंडिया का मॉडल होना चाहिए कंपेरेटिव फेडरलिज्म, कि मतलब स्टेट्स के बीच में कैसा ज़्यादा कंपटीशन बढ़े और वो कंपटीशन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाए और वो ग्रोथ बढ़ाए। सो आई थिंक दैट इंडिया में कंपेरेटिव फेडरलिज्म हुआ है, पर उसको कैसे और बढ़ाएं, आई थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट दैट कैन बी वन ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ्स। तो हाँ, Do you think chief ministers should get awards every year on like economy basis कि कौन तो अच्छा कर रहा है? मैगजीन तो निकालते हैं ऐसे सर्वे, पर like nationally मान लो PMO, national government और PMO is trying to do this कि नहीं वो ये 3 states ने टॉप किया इस स्टेज में इकोनॉमी वाइज, पर ये भी पॉलिटिकल मतलब मामला बन जाता है। बट आई एम सेइंग दैट जनरली वो तो आप खुद रिजल्ट्स देख लेंगे कौन से स्टेट से लाइक अच्छे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप मतलब इंडिया में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब डिफरेंसेस क्या हैं डिफरेंट स्टेट्स में। So I think that is one. But the second thing I think also is the fact that in terms of that जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मतलब एक अच्छी चीज़ करी है पिछले 10 सालों में कि ज़्यादा स्पेंडिंग उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे की है और थोड़ी सब्सिडीज़ पे थोड़ा कम किया है। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगी। और तीसरी अच्छी बात मैंने बोला कि इंडिया में जो टैलेंट है वो तो मतलब अनबीटेबल, हाँ मतलब गजब का टैलेंट है इधर इन टर्म्स ऑफ लाइक मैं आता हूँ लोगों से बात करता हूँ कंपनी से मिलता हूँ एंड ऑल दैट, जो
टैलेंट क्रिएशन है इंडिया में और वो एंटरप्रेन्योरल टैलेंट है वो तो इंडिया में बहुत है. जैसे मैं और कंट्रीज़ में जाता हूँ, कभी मैं इतना डेप्थ नहीं देखता है एंटरप्रेन्योरल टैलेंट में जो हमारे पास है. सब टैलेंट की बात करते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत बढ़ रहा है. तो वो एजुकेशन लाइक अ बिग गैप. वो भी सब लोग बोलते हैं, इफ यू टॉक टू एम्प्लॉयर्स, वो बोलते हैं कि अच्छा टैलेंट नहीं है, और एम्प्लॉयज बोलते हैं कि अच्छी कंपनीज नहीं है. जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है वो बोलते हैं काम नहीं है, जिनको काम बढ़ाना है उनको बोलते हैं लोग नहीं है. लाइक इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम. दैट्स राइट. व्हाई डू यू थिंक? तो ऐसे और इकोनॉमिस्ट से बात करो, सो दे ऑल टॉक अबाउट, एक साइड ही इकोनॉमिस्ट बात करते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी की इनसेन टैलेंट है हमारे पास, बहुत 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 टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, यंग नेशन है, डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है, यंग लोग बहुत बढ़िया काम करेंगे, राइट. एंड फिर सेकंड साइड ऑफ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है. तो व्हाई डू यू थिंक दिस मिसमैच? नहीं, एजुकेशन सिस्टम में तो अभी बहुत शॉर्टफॉल्स हैं. जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं वो आप जाएंगे, आप अभी तक कहीं ट्रैवल करेंगे तो पब्लिक स्कूल्स की तो मतलब हालत काफ़ी ख़राब है अभी तक. तो लाइक इन टर्म्स ऑफ वो जो स्किल्स हैं, जो एजुकेशन है, वो बहुत टाइम लग रहा है. और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि इन टर्म्स ऑफ जो और ये तो आपको सारे इकोनॉमिस्ट बताएंगे कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी तक इतना ग्रो नहीं कर रहा. और जो ज़्यादातर जहाँ नौकरियाँ मिलती हैं वो तो मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं. सर्विस सेक्टर में भी नौकरियाँ हैं पर वहाँ आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है. पर मैन्युफैक्चरिंग में जितनी आपको नौकरी मिलनी चाहिए वो इस कंट्री में नहीं हो रहा अभी. एंड वो कैसे होगा, कैसे लगता है? वही मतलब वही बैक टू द बेसिक्स कि आप वो ग्राउंड पे कैसे एजुकेशन, ईज ऑफ बिजनेस, एफडीआई, बहुत सारी चीज़ें. हाँ, मतलब वो कैसे इंप्रूव करो, वो पूरा इकोसिस्टम कैसे इंप्रूव करो. जैसे चाइना में भी पूरा इकोसिस्टम बनाया था उन्होंने कैसे इंप्रूव करने के लिए. वहाँ पर जो अगर आप 1990s में भी गए थे तो वहाँ क्या सड़कें थी और क्या मतलब इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, ब्रिजेस, ये सब वो सब बना रहे थे उधर. आज भी मतलब अगर देखोगे तो बेस्ट ट्रेन नेटवर्क तो चाइना में मिलेगा आपको, बुलेट ट्रेन एक्सेट्रा. तो उन्होंने बहुत किया है अपने आप को बनाने को. पिछले 5-10 साल में उनका मॉडल थोड़ा मतलब एग्जैक्टली गलत हुआ है. एंड आप स्टेट्स की बात कर रहे थे कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन बढ़ गया है, ये इंडिया में बहुत अच्छी बात है. हाँ, कौन सी स्टेट आपको सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी लगती है या आपको ऐसा लगा कि यार इस स्टेट ने बहुत बढ़िया काम किया है? तो सदर्न स्टेट्स ने काफ़ी ठीक किया है इसमें. कर्नाटका, तेलंगाना सबसे मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इसकी रही है. आयरॉनिकली वन ऑफ द बिगेस्ट डिक्लाइंस जो हमने देखा पिछले 10 साल में महाराष्ट्र का था. महाराष्ट्र में काफ़ी, और अगर आप बॉम्बे के बाहर जाएं, और मैं काफ़ी घूमा भी हूँ, तो महाराष्ट्र में मतलब ये स्टेट आप देखो तो इतना बड़ा स्टेट है, इतना इम्पोर्टेंट स्टेट है, और हमारे पास ये पूरा गोल्डन ट्रायंगल है, मुंबई, पुणे, नासिक, ये सब करके. इसके बाहर अगर जाएँ तो महाराष्ट्र में हमने काफ़ी लैग देखा है कि मतलब महाराष्ट्र की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं कर रही है. पर सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अगर देखा है पिछले 10-15 सालों में तो नंबर 1 कर्नाटका का रहा है. एंड टेल मी, कर्नाटका से लोगों को क्या सीखना चाहिए, हर स्टेट जो फॉलो करे, एंड महाराष्ट्र से लोगों को क्या नहीं सीखना चाहिए, इन्होंने क्या गलत किया? आई थिंक दैट कर्नाटका में सबसे कुछ सीखना चाहिए तो वहाँ पर मतलब फोकस सबसे तो ऑफकोर्स IT सेक्टर का बहुत बड़ा रहा है. हाँ. पर वहाँ पर एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बहुत मतलब प्रोग्रेस रही है इन टर्म्स ऑफ हाउ वेल एग्रीकल्चरल सेक्टर इज डन कर्नाटका में. पर इन टर्म और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बैंगलोर में बहुत अच्छी है. महाराष्ट्र में आई थिंक द प्रॉब्लम हैज़ बीन एक तो कि हमारा फोकस यहाँ पर ज़्यादा ही इस ट्राइंगल पर रहा है इन टर्म्स ऑफ दैट. और यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ महाराष्ट्र में द रीजन्स हैव रिमेन बैकवर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. विदर्भा रहा या ये रहा, यहाँ पर एग्रीकल्चर का मतलब कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं रहा. तो सिर्फ फार्मर्स एक्सेट्रा यहाँ पर महाराष्ट्र में काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि क्यों नहीं मतलब हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा, क्या हो रहा है एक्सेट्रा. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया में बहुत सारे एरियाज पुअर एरियाज हैं. बहुत सारी सिटीज़, स्टेट्स, टाउन्स, विलेजेस, बहुत पुअर एरिया. एज एन इकोनॉमिस्ट, पुअर एरियाज को रिच कैसे बना सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ लोगों को आप जितना फ्रीडम दें और जितनी अपॉर्चुनिटी दें वो सबसे बेस्ट है. और जितना कंट्रोल करने की कोशिश करें आप, और जितना माइक्रो गवर्नेंस करें, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है. ये मेरा फंडामेंटल तो मेरा पूरा कैपिटलिज्म का यही बात है कि कैपिटलिज्म है क्या, एसेंशियल क्या है. फॉर मी कैपिटलिज्म है कि आप लोगों को जितना इकोनॉमिक फ्रीडम दो उतना बेटर है. तो फॉर मी कैपिटलिज्म मीन्स इकोनॉमिक फ्रीडम. कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को सिंपल लैंग्वेज समझाओ. कैपिटलिज्म है कि लोगों को
अगर प्योर कैपिटलिज्म, आज कैपिटलिज्म में बहुत डिस्टॉर्शंस हो गए हैं, वो दूसरी बात है। प्योर कैपिटलिज्म की आपकी सरकार का रोल मिनिमल रहे और इंडिविजुअल का रोल ज़्यादा रहे। सोशलिज्म उल्टा है कि सरकार प्लान करे आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए और इंडिविजुअल वो सरकार को फॉलो करे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे लिए सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में है। एंड सो इस पे बात करते हैं लोग इकोनॉमिक फ्रीडम पे। हाँ। एंड इकोनॉमिक फ्रीडम में अब जो नया रेवोल्यूशन विच यू आर सीइंग अराउंड द वर्ल्ड इज क्रिप्टो। हाँ, राइट। हाँ। डू यू थिंक कि क्रिप्टो कभी यूएस डॉलर को रिप्लेस करेगा? मैं क्रिप्टो पे काफ़ी बुलिश रहा हूँ और मैंने लिखा भी है इसके बारे में कि डॉलर पे जो आज डिपेंडेंस है दुनिया पे वो तो बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ। और ये अच्छी बात नहीं है। तो कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, अब कोई और करेंसी नहीं आ पा रही। जैसे पिछली बार अगर कोई करेंसी बहुत डोमिनेंट थी, जैसे डॉलर के पहले पाउंड होता था, पाउंड के पहले फ्रेंच फ्रैंक होता था, हाँ। उसके पहले स्पेनिश की करेंसी, उसके पहले पोर्चुगल, उसके पहले डच। तो ऐसे कोई करेंसी हमेशा दुनिया में बहुत डोमिनेंट रही है। पर अगर बहुत डोमिनेंट हो गई और 100 साल से ज़्यादा उसकी मतलब ज़िंदगी गई तो उसके बाद और कुछ आया है। इस बार स्ट्रेंज है कि डॉलर के बाद कोई करेंसी नहीं आ रही। जैसे चाइना की करेंसी कोई मतलब ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता उसको, क्योंकि मालूम नहीं कि वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या कर देगी आपके पैसों के साथ। हाँ। तो इसलिए क्रिप्टो या गोल्ड का काफ़ी दाम बढ़ा है और मुझे लगता है ये बढ़ते चले जाएंगे जनरली। Even today you feel crypto will go up and मतलब gold आपकी will go बात up? मेरे बात से कि मतलब मेरे ख्याल से अगले 5-7 सालों में क्रिप्टो का यूज़ ज़्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ दैट। तो जनरल ट्रेंड वो है। अब ये है कि मतलब दाम उसका आज $100,000 हो गया है। ये मतलब जब मैंने पहले क्रिप्टो के बारे में लिखा था उस टाइम वो 10,000 के ऊपर गया था। अब 10,000 होना चाहिए, 100,000 होना चाहिए। क्रिप्टो को वैल्यू करना मुझे आता नहीं है। पर ये बात कि डॉलर का जो दुनिया है वो एक डॉलर पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकती, ये मुझे बिल्कुल इस बात से मैं मतलब मेरा बहुत कन्विक्शन है कि चेंज होगा, डॉलर चेंज होगा, ग्रेजुअली चेंज होता रहेगा। कुछ ना कुछ और आएगा। इट कैन बी ईदर गोल्ड और क्रिप्टो, दैट्स योर मेन फोकस अभी के लिए। और 2 रीज़न है इसके लिए। एक तो कि यूएस जो है अगर उसके पास इतनी पावर रही, हमने देखा कि वो रशिया के साथ उसने कैसे अपना डॉलर का पावर लेके उसको सैंक्शंस करे। और दूसरी बात कि अमेरिका की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज लोग उसके बाद ज़्यादा बात नहीं करते, पर हैं। अमेरिका आज उनका कर्जा इतना बढ़ चुका है, उनका डेफिसिट इतना हाई है, तो उनके भी फंडामेंटल्स हैं कि लोगों को अपना सारा पैसा सिर्फ एक देश में नहीं डालना चाहिए और एक करेंसी भी नहीं डालनी चाहिए, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो डॉलर का रोल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, पर उसको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, मेरा ये मानना है। फेयर, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ। एंड इसी के लिए शायद सारे गोल्ड बिलीवर्स एंड क्रिप्टो बिलीवर्स मानते भी हैं कि यह बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई। ये एक टाइम आएगा जब बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट का सेंटिमेंट बड़ा होगा एंड देन इट विल चेंज। एंड क्योंकि और कोई इतना बुलिश नहीं दिख रहा है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है अपार्ट फ्रॉम डॉलर, दैट्स वाई देयर इज होप कि मे बी करेंसी नहीं होगी, इट विल बी अ डिफरेंट मीडियम। एंड क्रिप्टो बिटकॉइन अभी फ्रंट रनर है in this particular thing, in this race. But will this all the governments will they go against it or in for? That's a different question. हाँ, पर वो गवर्नमेंट्स के ये थोड़ा गवर्नमेंट्स के बाहर जा रहा है अब। अच्छा। हाँ, कि मतलब अभी ट्रम्प भी एक्सेप्ट कर गए उधर और तो बोल रहा है कि मैं क्रिप्टो कैपिटल बना दूंगा इसको। हाँ, तो मेरे ख्याल से क्रिप्टो का मुझे बस ये लग रहा है कि बस दाम बहुत बढ़ गया है और मुझे मालूम नहीं कि इसका फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि मतलब 5 साल पहले जब भी मैं इस पर जब मैं लिख रहा था तो दाम 10,000 था, आज दाम वो मतलब 100,000 हो गया है। अब वो कौन सा फेयर दाम है मुझे मालूम नहीं है, तो दाम घट सकता है, पर क्रिप्टो एज अ कॉन्सेप्ट इज हियर टू स्टे। डू यू हैव बिटकॉइंस? आई पर्सनली, वो मेरा सबसे बड़ा मिस रहा है कि मैं बोलता रहता हूँ पर कभी आई डोंट पुट माय मनी वेयर माय माउथ इज। You've never bought? I've not been bought Bitcoin as yet. Never, no crypto, like yeah, Ethereum, Bitcoin, nothing. देखो, मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम जैसे लोगों के जो इन्वेस्टर रहते हैं ये होती है कि हम दूसरों का पैसा मैनेज करने में, अपना खुद का पैसा अच्छा मैनेज करने में कम रह जाते हैं। Help me out. You met Putin. हाँ, आप व्लादिमीर पुतिन से मिले हो। हाँ, राइट। एंड आपने बोला है कि उन्होंने आपको इम्प्रेस भी किया। तो कैसे उनसे मिले, क्यों मिले? नहीं, इम्प्रेस की बात नहीं। ये क्या हुआ था कि 2010 में मैं मॉर्गन स्टैनली के लिए काम करता था उस टाइम। तो ये कोई 2010 की बात है कि मुझे मॉस्को में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहाँ पर जो मैं उस कॉन्फ्रेंस में
जाने वाला था। तो ये कोई अक्टूबर की बात है कि कॉन्फ्रेंस के मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि आप कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं और आप लिखते हैं और ये सब करते हैं और प्यूटिन भी होंगे उस कॉन्फ्रेंस में, और हम चाहते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप आके जब आए इधर एक प्रेजेंटेशन भी करें कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए कि रशिया की इकॉनमी कैसे कर रही है। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं कर लूँगा ये प्रेजेंटेशन। और उन्होंने मुझे बताया कि आप खुल के बोलो जो बोलना है, फ्रैंकली बोलो कि आपको जो भी बोलना है रशिया के बारे में और कैसे इकॉनमी करिए करिए। तो मैंने वो एडवाइस सीरियसली ले ली कि चलो मुझे बोल रहे हैं फ्रैंकली बोलना है जो रशिया के बारे में, मैं बोल दूंगा। तो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी, मैं पहुंचा उधर। तो मैं स्टेज पे गया और वहाँ पर स्टेज पे जब मैं गया तो प्यूटिन भी बैठे थे उधर, और तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करी। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि ये सब नेशनल टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है रशिया में, क्योंकि ये मतलब इन्वेस्ट रशिया के बारे में कॉन्फ्रेंस थी। तो मैंने शुरू करा और मैंने एड्रेस करा उनको, प्राइम मिनिस्टर प्यूटिन को, और वो उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। और मैंने कहा कि देखिए जब आप आए थे पहले पार में तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें करी थी, क्योंकि उस टाइम रशिया में पूरा केओस था सन 2000 में, और उसके बाद जो आपने किया है उसकी वजह से रशिया की इकॉनमी स्टेबलाइज हुई। पर पिछले 5-7 सालों में वापस रशिया का जो है वो ख़राब दिशा में जा रही है, और ये उनके फैक्टर्स हैं कि करप्शन बढ़ रहा है, आपके पास कोई ब्रांड भी नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं अगर वोडका हो तो रशिया हो, पर अगर दुनिया में देखें जो टॉप 5 ब्रांड्स हैं वोडका में, उसमें रशिया का नाम ही नहीं है। और ये तो मैंने ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बात करी। अब उस हॉल में जब मैं बोल रहा था और ये लाइव हो रहा था, मुझे लग रहा था कि काफ़ी थोड़ा सन्नाटा सा फैल रहा है कि लोगों को लग रहा है ये क्या बोल रहा है। पर मैंने जाके प्रेजेंटेशन दी और प्यूटिन वहाँ पर बैठे थे और वो नोट ले रहे थे। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करी। मुझे लगा कि कुछ शायद सही नहीं गया हो, पर मैंने फिर भी ख़त्म करी। उसके बाद मैंने जाके हाथ मिलाया और सब करा और मैं जाके बैठ गया। उसके बाद प्यूटिन आके बोले और उन्होंने मेरी जो प्रेजेंटेशन थी वो हमेशा रशियन में बोलते हैं, वो कभी इंग्लिश में नहीं बोलते। तो मैं सुन रहा था ट्रांसलेशन में लगा के। तो उन्होंने बोला कि देखो, तो उन्होंने मतलब रशिया के बारे में अच्छी चीज़ें बोली और एक आध बार मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में भी मतलब रेफ़र करा उसमें, पर बोला कि ये चीज़ें हैं हम देख लेंगे एक्सेट्रा। तो बोला ठीक है, ये मतलब इसका एक्नॉलेज कर रहे हैं पर कर रहे हैं। अगले सुबह मेरे जो मॉर्गन स्टैनली है न्यूयॉर्क से, वहाँ के जो हेड हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि तुमने क्या किया है। तो मैंने बोला मैंने क्या किया। तुम लोग कि तुम रशियन पेपर नहीं पढ़ते। तो मैं बोला मुझे रूसी नहीं आती, मैं क्या रशियन पेपर। तो कि रशियन पेपर्स ने तुम्हारे खिलाफ पूरा अटैक लॉन्च किया है कि बोलने के लिए कि तुमने आके इधर पूरी पार्टी स्पॉइल करी, कि ये इन्वेस्ट रशिया का मतलब फोरम था और तुमने आके बोल दिया रशिया में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और जो सारा प्रेस है रशिया में, वो मुझे मालूम है वो क्रेमलिन जो गवर्नमेंट को खिलाते हैं उधर, वो कंट्रोल करती है पूरी प्रेस। तो वो ये जो मैसेज आया है ये क्लियरली गवर्नमेंट से आया है और प्यूटिन के लोगों से आया है कि इसको थोड़ा डिस्क्रेडिट करो। तो मेरे खिलाफ काफ़ी अटैक लॉन्च हुआ रशियन प्रेस में, ये सारा ये सब मतलब आया। जो हमारा मॉर्गन स्टैनली का ऑफिस उन दिनों होता था मॉस्को में, उन्होंने फ़ोन करके मेरी शिकायत करी थी कि देखो ये इसने आके ये सब किया है, हमारा पूरा धंधा इधर ख़राब हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा हमें इसके वजह से, इसने आके ये सब बोल दिया, ये वो ब्ला ब्ला ये बोला। और फिर मुझे एडवाइस दी गई कि देखो तुम अब देश छोड़ दो, जो तुमने बोल दिया, अब तुम निकल जाओ इधर फटाफट बोल। तो मैं उस दिन मतलब वापस आ गया जाके। उसके बाद मैं रशिया नहीं गया आज तक नहीं, इन टर्म्स ऑफ दैट, क्योंकि मुझे ऐसे एडवाइस दी गई। उसके बाद तो मैंने कोई ऑफिशियल ट्रिप नहीं किया। तो ये मेरा प्यूटिन के साथ एनकाउंटर रहा। तो इसलिए जब मैंने अपनी किताब लिखी थी ब्रेकआउट नेशंस के बाद राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, मैंने एक चीज़ उसमें लिखा था कि कोई भी लीडर अगर बहुत टाइम पार में रहे और थोड़ा सक्सेस अचीव करे तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो सक्सेस उसके दिमाग में चली जाती है और वो दूसरों का ओपिनियन सुनने में मतलब इंटरेस्टेड नहीं होते। उनको लगता है उनको सब मालूम है और हमारे खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो ये सब एंटी नेशनल लोग हैं, इनको मतलब निकालो इधर से। तो वही मुझे लगा प्यूटिन के
का पूरा एटीट्यूड ऐसे चेंज हुआ था 10 साल बाद। आज जो लोग बात करते हैं प्यूटिन के बारे में, वो ये नहीं समझते कि प्यूटिन कैसे चेंज हुए। अब तो वो 20 साल में पार में रहे, 20 से ज़्यादा, पर जब वो पहले पार में आए थे, वो जो प्यूटिन था और जो प्यूटिन 10 साल बाद और 20 साल बाद है, वो बहुत डिफरेंट है। तो ये मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रही। और दूसरा ये रहा कि मॉर्गन स्टैनली में भी, ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि वहाँ पर पूरा मतलब पॉलिटिक्स चली थी कि इसको निकालो फर्म से, इसने आके मतलब पूरा धंधा खराब किया। तो जब आप किसी लार्ज फर्म में काम करते हैं तो आप कितना फ्रीली बोल सकते हो, इस पर भी काफ़ी पाबंदी रहती है, इन टर्म्स ऑफ कितना बोल सकते हो। पर ये मैंने हमेशा इसके बारे में मैंने हमेशा इस पर एम्फेसिस दिया कि मेरे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और मुझे लिखना जो मैं चाहता हूँ वो मैं हमेशा लिखूँगा, और जो मुझे कहना है वो मैं कहूँगा। अगर मुझे मॉर्गन स्टैनली निकाले इसके लिए तो वो निकाले, पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। व्हाट डू यू थिंक रशिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर्स जो भी होते हैं, राइट, बहुत बार होता है कि वो बहुत लंबे समय तक होते हैं, बहुत आइकॉनिक होते हैं, व्लादिमीर पुतिन बीइंग वन ऑफ देम। पुतिन के ट्रेट्स क्या हैं जो दूसरे लीडर्स को फॉलो करने चाहिए? बिकॉज ही मस्ट हैव डन समथिंग राइट, बिकॉज नेशन टॉप 5 इकोनॉमीज में भी नहीं आता है, पर टॉप 10 में नहीं आता। अब तो टॉप 10 में भी नहीं आता, बट फिर भी उनके लीडर पावर में जब बात करें तो ही ऑलवेज कम्स इन टॉप। उसका फायदा क्या है फिर? अगर आपके पास इतने पावर हो और आपने अपने लोगों के लिए कुछ इतना बेनिफिट डिलीवर नहीं करा, जैसे अगर आप चाइना की बात देखें तो आप डेंग जियाओपिंग की बात करें, अगर आप देखें पिछले 100 साल में कौन से सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स रहे हैं, तो उनमें अगर मैं किसी का नाम शामिल करूँगा तो वो चाइना का जो डेंग जियाओपिंग थे, जो 1978 से उसके बाद कोई 10-15 साल पार में रहे, मैं उनका नाम शामिल करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो चाइना को चेंज किया, किसी और लीडर ने इतना चेंज नहीं किया हो जितना उन्होंने किया हो। अगर आपको पावर में रहना है तो ऑपोजिशन को कैसे मजल करें, और दूसरा कि आप कैसी ये इमेज प्रोजेक्ट करें, एकदम स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज प्रोजेक्ट करें, और इन टर्म्स ऑफ, और एक चीज़ मैं देखता हूँ, जैसे जो मेरे साथ भी इंसिडेंट रहा, जिसको इंग्लिश में कहते थे दे इज वेरी पोकर फेस्ड, कि उनको मालूम नहीं रहता कि वो सोच क्या रहे हैं उनके साथ। इज इट गुड और बैड? अब आई गेस गेम खेलने के लिए तो अच्छी बात है कि आप पोकर फेस रहे हैं, कि आपको मालूम नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अब जैसे मैं काफ़ी लीडर से मिला हूँ, आज से सबसे इम्प्रेसिव समय हुआ था वो इंडोनेशिया के लीडर थे जोकोवी। अब वो एकदम ऑपोजिट हैं इनके। अगर आप जोकोवी से मिलेंगे तो वो भी साल में वो भी 10 साल थे, पर 10 साल के बाद उनका टर्म ख़त्म हुआ तो वो चले गए। उसके बाद अब वो भी बहुत पॉपुलर थे, वो भी मतलब इतने पार में इतने साल रहे इन टर्म्स ऑफ दैट, और इंडोनेशिया की इकोनॉमी उनके अंडर काफ़ी ठीक करी इन टर्म्स ऑफ दैट, ज़्यादा बूम नहीं था पर काफ़ी ठीक करी। अब वो अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो इतने फ्रेंडली हैं, डाउन टू अर्थ हैं, इतने रूटेड हैं कि वो बहुत ही डिफरेंट इंप्रेशन है। उनकी जो लेगेसी है इंडोनेशिया के लिए वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ दैट कंपेयर टू जो प्यूटिन की लेगेसी। मुझे मालूम नहीं क्योंकि लेगेसी क्या रहेगी, अगर कि ठीक है उन्होंने रशिया के लिए जो किया पिछले उनकी शुरुआत में 4-5 साल के लिए वो बहुत अच्छा था कि रशिया को स्टेबलाइज किया उन्होंने, क्योंकि उस टाइम रशिया एकदम सोवियत यूनियन के बाद टूट रहा था और पूरा केओस हो रहा था येल्सिन के अंडर, तो वो स्टेबलाइज किया उन्होंने, और उसके लिए उनको क्रेडिट जाना चाहिए। और वो मैंने उनको बोला स्पीच में भी। पर उसके बाद जो उन्होंने रशिया के लिए किया है, और द फैक्ट कि उनकी जो इकॉनमी है अगर टॉप 10 इकोनॉमीज में भी नहीं है तो वो नहीं है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, अब इंडिया के बारे में क्यों आज अच्छा फील करते हैं, क्योंकि इंडिया की जो रैंकिंग्स हैं पिछले 10-20 साल में लगातार ऊपर बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ दैट। अब पर अगर रशिया की बात करें तो उनकी रैंकिंग तो गिर रही है। तो प्यूटिन ने क्या किया है ऐसे जो मतलब और देशों को मतलब लाइक एमुलेट करना चाहिए। अगर ठीक है, अगर आपका सिर्फ सक्सेस है कि आपको पार में रहना है और दिखाना है कि मजबूत देश हैं, जब आपकी इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है, ठीक है, तो वो सक्सेस है। ट्रू, मेरे एक फ्रेंड है हु वर्क्स विद लॉट ऑफ ग्लोबल लीडर्स एंड ही सेड समथिंग वेरी नाइस। आप दुबई के लीडर से मिले हो? हाँ, मतलब उनके जो क्राउन प्रिंस हूँ, मतलब उनसे मिला हूँ, मतलब यूएई के जो है। हाँ, यूएई के। हाँ। तो
पर MBS से नहीं, पर MBZ जो कहलाते हैं उनसे नहीं, पर जो उनके जो बेटे हैं उनसे मिला हूँ। हाँ, कौन? जो क्राउन प्रिंस कहलाते हैं उनको, फाजा? नाम मुझे ठीक तरह याद नहीं आ रहा, पर उनसे जो क्राउन प्रिंस है नंबर 2 जो उनके कहलाते हैं उनसे। ओके, तो he met Dubai's the leader, right? The main leader, Mohammed bin. हाँ, MBZ कहलाते हैं MBZ, उनको। right? हाँ, Sheikh Zayed, right? हाँ, Sheikh, exactly, हाँ। And he was, तो वो बता रहे थे मुझे कि you meet their leader and you meet one of the world's other leaders. वो टेक्निकली डिक्टेटर है, ऑटोक्रेटिक है, उसके बाद भी उनसे मिलके कभी तुमको एक मिनट की फीलिंग नहीं आएगी दैट ही इज़ अ डिक्टेटर। यू फील लाइक यू हैव मेट समबडी जो बहुत ही पीपल्स पर्सन है, बहुत ही फ्रेंडली है। ही इज़ नॉट एज अ पोकर फेस, हु जस्ट हैज़ एन आइडियोलॉजी की UAE दुबई को मैं बेस्ट बनाऊंगा और मैं वर्ल्ड में टॉप लेवल पे लेके जाऊंगा, दैट्स इट। और तुम कितने भी छोटे हो क्या हो, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी ही डजंट मेक मी फील दैट हे आई एम द डिक्टेटर एंड आई रूल दिस particular place. He doesn't make people feel. Very interesting. Versus he was talking about कि how वर्ल्ड के जो दूसरे लीडर्स हैं, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके बिना तो देश चल ही नहीं सकता और उनको कोई हटा नहीं सकता। बिल्कुल। एंड टू मी दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग एंड मुझे लगा मे बी दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि दुबई इज़ डूइंग सो वेल, कि उन्हें पता है कि उन्हें कोई नहीं हटा सकता। मतलब वहाँ पे ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि वोट कर दो, वोट नहीं कर दो। फिर भी वो उस तरीके से दुनिया से डील करते हैं कि जैसे हमें हो सकता है कोई भी हटा दे, हमें सबसे बना के चलनी है, हमें सबसे दोस्ती रखनी है, हमारे वजह से दुनिया नहीं चलती। वी आर हियर ओनली टू सर्व। हाँ, और सिंगापुर भी उनकी भी लीडर हमेशा ऐसे रहे हैं। ली कुआन यूज भी, मतलब जो अगर आप कोई भी किताब लिखेंगे जो कि पिछले 100 साल में कौन से सारे इंप्रेसिव लीडर रहे हैं दुनिया भर में, तो सिंगापुर की भी ली कुआन यू भी उसमें शामिल रहेंगे। और आज भी जब मैं सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट से मिलता हूँ, ही इज़ इन टर्म्स ऑफ वो इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके भी आप कोई इतने टेक्निकली और ब्राइट आदमी आप मिल नहीं पाओगे किसी भी प्रोफेशन में। तो ऐसे भी लीडर हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड में जैसे मैं कभी MBZ से पर्सन नहीं मिला हूँ, पर सिंगापुर के मतलब लीडर से मिला हूँ, या मतलब उससे पहले मैं जैसे बताया, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में भी जो भी मतलब लीडर से मिला हूँ, वो मतलब ऐसे हैं। और एक चीज़ मैंने और देखी है, ट्रेट्स जो मैंने सारे पॉलिटिशियन से मिला हूँ, ये थाईलैंड के भी और एक्सेट्रा, कि जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी रहती है वो कि उनका पर्सनल करिश्मा बहुत रहता है, कि जब आप उनसे मिलते हो ना, तो आपको लगता है दैट दैट यू आर अपलिफ्टेड। वो लाइक वो आपको मतलब ऐसे लगते हैं कि आपको लगता है दैट कि दैट आप वो कमरा छोड़ के जाते हैं विद अ ब्राइट स्माइल ऑन योर फेस। अग्रीड। हाँ, और ये मतलब मैं नाम लेना चाहूँगा, पर इंडिया में भी कभी कभी जब जो लीडर इतने अच्छे नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि वो अगर वो मतलब आप अगर नहीं लगे तो वो बहुत बड़ी ड्रॉबैक रहती है पब्लिक के साथ। लास्टिंग इंप्रेशन नहीं होता। लास्टिंग इंप्रेशन, आई एम सेइंग दैट इन टर्म्स ऑफ द नंबर 1 ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन मुझे ये रहता है कि जब आप उनसे मिलो तो आपको लगे दैट इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने बारे में अच्छा फील करो। That is the number 1 trait of a successful politician. That I think that art our PM Modi has mastered. Like you meet him and you feel like there's a lasting impression. In fact, Dr. Jaishankar, if you meet him, you'll feel the same thing. Nitin Gadkari sir, you meet him, you feel the same thing. These are like, in my personal experience, I can tell like every time I have been in the same room or have met these people, it's that feeling. ज़्यादातर इंडियन पॉलिटिशियंस में ये है, आपसे काफ़ी पॉलिटिशियंस में ये है। इनफैक्ट दैट्स व्हाई स्टेट चीफ मिनिस्टर भी मतलब लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इवन पीपल लाइक अखिलेश एक्सेट्रा, आप उनकी पॉलिटिक्स से डिसएग्री कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, या जस्ट स्टेट गवर्न करे, पर उनका जो जब आप मिलेंगे उनसे लाइक इन टर्म्स ऑफ 1-on-1, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और एक्सेट्रा से आप लाइक यू विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय इट। उसके बाद अदर चीज़ से आप मतलब यू कैन बी क्वाइट। तो पॉलिटिक्स को आप सेपरेट रखिए, पर पर्सनल करिश्मा जो ऐसा रहता है इंडियन पॉलिटिशियंस में बहुत स्ट्रांग, जो काफ़ी इंडियन पॉलिटिशियन से मिला हूँ, जब आप उनसे मिलेंगे तो आप कमरा छोड़ के जाएंगे और बोलेंगे हाँ ये तो है। आप there's a reason why he's इन टर्म्स ऑफ एक्सेट्रा। अब लालू तो इतना हंसाते थे जब उनसे मिलते थे हम, वो तो सबको मालूम है इन टर्म्स ऑफ दैट। सो मैं बोलूँगा इंडियन पॉलिटिशियंस अक्रॉस द बोर्ड
ये काफ़ी उनमें ये मतलब क्वालिटी है. पर जनरली अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस जैसे अमेरिका में भी अगर आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स अगर आप देखें उधर इन टर्म्स ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड वो बिल क्लिंटन का होता था. और ये उनकी उनसे भी मतलब मैं मिल चुका हूँ काफ़ी बार. पर उनकी हमेशा ये रहती थी क्वालिटी कि वो कमरे में देखेंगे कि कौन इतना उनसे इम्प्रेस नहीं हो रहा और उसको टारगेट करेंगे कि उसको कैसे इम्प्रेस करें हम. तो ये सब हाँ. और जैसे जॉर्ज बुश का भी मैंने मतलब इंटरव्यू कर रखा है मतलब हमारे लिए 2 बार उनका मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली इंटरव्यू किया था. जो लास्ट जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे 2001 से 2009 तक. और पर्सनल लेवल अब उनकी पॉलिटिक्स में बहुत कंट्रोवर्सी होती थी यूएस में कि उन्होंने इराक वॉर क्यों करी, क्या करा. पर पर्सनल लेवल पे जब मैं मिलता था उनसे या मतलब पर्सनली जब मैं मतलब इंटरव्यू कर रहा हूँ तो वो आपको इतना हंसाते थे. उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर थी वो मतलब आज से मतलब बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ एनी पर्सन आई हैव मेट. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता था. जैसे मुझे ये उनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है लाइक एपिसोड याद है कि मैंने उनको पहली बार इंटरव्यू करा था 2011 में. बुश और क्लिंटन? बुश की बात कर रहा हूँ मैं. जॉर्ज बुश की सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहा हूँ. 2011 में मैंने मतलब पहली बार उनको मतलब इंटरव्यू करा था और वो बहुत फ्री विलिंग इंटरव्यू था. मैंने काफ़ी सवाल पूछे थे एक्सेट्रा वो हमारे क्लाइंट्स के सामने. फिर 2016 में मैं अगली बार मिला तो वो मुझे देखते और मुझे वो पहला स्टेटमेंट बोलते हैं, अरे 5 साल हो गए पर तुमने अपना सूट चेंज नहीं किया. वही सूट पहन के आ गए. तो मतलब ऐसे मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर. और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद देखिए कितना अच्छा मतलब बात है. मेरे घर पे एक पर्सनल हैंड रिटन नोट पहुंचा था. वाओ. टू थैंक मी फॉर द इंटरव्यू. और मतलब इंटरव्यू में उनको क्या पसंद आया. पर्सनल हैंड रिटन नोट मेरे घर पे 2 दिन बाद इंटरव्यू के बाद पहुंचा था. wow. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और लोगों को कैसे खुश करें, प्रसन्न करें, ये सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस जानते हैं. व्हाट आर योर व्यूज ऑन ट्रम्प? डोनाल्ड ट्रम्प क्यों जीते इलेक्शंस, आपको क्या लगता है? नहीं, ट्रम्प का आई थिंक 2 चीज़ है. दैट एक तो आई थिंक कि अगर आप देखें पूरी दुनिया डेवलप्ड वर्ल्ड में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, दैट काफ़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट फीलिंग है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ हमें जाना है. क्योंकि मतलब लोग और यही मैंने किताबें लिखा इन टर्म्स ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग ऑफ कैपिटलिज्म, जो मैंने किताब लिखी है अभी, उसमें यही लिखा है कि जो एवरेज पर्सन है इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, अमेरिका हो यूरोप में, उसको लगता है कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारे लिए काम नहीं कर रहा. जैसे हाउसिंग प्राइसेस देखें वो इतने महंगे हैं, एजुकेशन कॉस्ट देखें वो इतने महंगे हैं, और जो अपॉर्चुनिटी है सेट वो इतनी लिमिटेड हो गई हम लोगों के लिए. हमारी मतलब उसी जगह में हम फंसे हुए हैं. ज्योग्राफी हो या इनकम मोबिलिटी हो, तो ये सारे बहुत डीप स्ट्रक्चर इश्यूज हो गए हैं. तो ट्रम्प जैसे फिगर्स को मालूम है कि उसको टैप कैसे करें. ये जो ग्रीवेंसेस है लोगों को, जब आपके घर में इतनी वेल्थ नहीं आ रही हो, आमदनी नहीं आ रही हो, तो आपको लगता है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट आ रहे हैं, ये लोग मतलब आके हमारे जॉब्स, हमारे लोग हमारी कल्चर को स्पॉइल कर रहे हैं. तो ट्रम्प को ये सब फैक्टर्स कैसे टैप करते हैं ये उनको काफ़ी मालूम है in terms of that. So I think that's the reason why figures like Trump have been doing well. I feel there are 2 reasons. You talk more about it, right? First, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बिकॉज उनका बिजनेस ब्रेन है, उनको डेटा ड्रिवन पॉपुलिज्म का बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि वो डेटा से बहुत स्ट्रांगली समझ पाते हैं कि कहाँ पे वो किस बेल्ट में पॉपुलर हो पाएंगे और वहाँ के मीडिया को कैसे यूज़ करके उस पर्टिकुलर स्टेट पे इन्फ्लुएंस फैलाना है. एंड दैट ही डिड वेरी वेल. पॉडकास्ट बहुत अच्छे से यूज़ करे, उनकी रैलीज़ बहुत अच्छे से यूज़ करी, दूसरे लीडर्स और कॉन्वर्सेशन यूज़ अच्छी करी, जो इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर्स वगैरह थे उनको बहुत अच्छा लीड किया, जो पर्टिकुलर इंडियन ओरिजिन या दूसरे ओरिजिन्स के लोग थे उनकी क्या पॉपुलरिज्म थी. लाइक आई थॉट दैट वाज वेरी स्मार्ट एंड डेटा ड्रिवन, एटलीस्ट आप लुक बैक करते हो. तो दैट वन थिंग वाज वेरी स्टैंडिंग. सेकेंड, इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस ओपिनियन विच आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू. ऐसा मुझे लगता है कि जब भी केओस होता है किसी भी कंट्री में और लोगों को भरोसा ख़त्म होने लग जाता है, उस टाइम पे अथॉरिटेरियन लीडर्स जीतते हैं. बिकॉज जब जो
ऐसी सिचुएशन में, केओस की सिचुएशन में आके पावर प्रोजेक्ट करता है कि मैं पावरफुल हूँ, मैं एक स्टैंड लेता हूँ और मैं ऐसा ही चलूँगा, मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ, मैं डगमगाऊंगा नहीं। उस टाइम पे जो पीपल प्लीजर होते हैं यूजुअली दे डोंट परफॉर्म दैट वेल एज अथॉरिटेरियन लीडर्स, एंड प्रॉबेबली ट्रंप ने वो प्रोजेक्ट किया और उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा मिला। डू यू थिंक सो? हाँ, मतलब हो सकता है, पर मैं इसके बारे में 2 फैक्टर्स मतलब आपको बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ टू पुट दिस इन अ स्लाइटली ग्लोबल पर्सपेक्टिव। अगर आप देखें कि ये टर्म लाइक इनफैक्ट इंडिया में मेरे ख्याल से कॉइन हुआ था, इसका एंटी इनकम्बेंसी कहलाते हैं इसको। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है कि जो भी पक्ष पार में हो उसके खिलाफ वोट जाएगा। अगर आप इंडिया में देखें तो स्टेट और नेशनल इलेक्शंस को मिला के ज़्यादातर इंडिया में लोग, जब से हमारी ट्रू डेमोक्रेसी बनी 1977 के बाद, क्योंकि उसके बाद तो 1 पार्टी रूल होता था, ज़्यादातर यहाँ पर लीडर इलेक्शन हारते थे। सेम टाइम अगर आप देखें यूएस में और डेवलप्ड वर्ल्ड में, ज़्यादातर उस पीरियड में लीडर्स इलेक्शन जीतते थे, जो भी पार में होता था वो इलेक्शन जीतते थे। अब पिछले 10 साल में क्या हुआ है, और ये अमेरिका में भी ट्रू है और यूरोप में भी ट्रू है, सारे डेवलप वर्ल्ड में, कि ज़्यादातर जो भी लीडर है पार में वो इलेक्शन हारता जाता है। और पहली बार अमेरिका के इतिहास में हमने देखा कि जो भी पार्टी पावर में थी वाइट हाउस में, वो लगातार 3 इलेक्शन एक साथ हारी है। तो पहले 2016 में डेमोक्रेट पार्टी, ओबामा की पार्टी, वो हारी तो ट्रंप पहले आया। 2020 में ट्रंप हारा, और अभी 2024 में बाइडेन जो पावर में थे उनकी पार्टी डेमोक्रेट पार्टी हारी और ट्रंप वापस आया। तो ये पैटर्न हो गया है कि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, कि वो जो भी लीडर पावर में है उसके टर्म के एंड वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो लोगों को मुझे लग रहा है कि वो इतने डिससैटिस्फाइड हैं लीडर से, क्योंकि हर जगह देखो आप, सारे डेवलप्ड वर्ल्ड में, जापान से लेके जर्मनी से यूके, फ्रांस, यूएस, जो भी लीडर पावर में है मतलब उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा रिजेंटमेंट जल्दी फैलता है, और इसलिए वो चुनाव हार जाते हैं। जब पहले 10-20 साल पहले अगर आप पार में होते थे तो आपके चांसेस काफ़ी अच्छे थे कि अगर आप चुनाव फिर से लड़ेंगे तो आपकी जीतने के चांसेस 50% से ऊपर भी होती थी, क्योंकि आपके पास पूरा माहौल है, टेलीविज़न है, पूरा मीडिया है, सब आपके पीछे हैं, और आपके पास इतनी विजिबिलिटी है, और आप थोड़ा बहुत काम करेंगे तो आप जीतेंगे। जैसे जॉर्ज बुश 2 बार इलेक्शन जीते, बिल क्लिंटन 2 बार इलेक्शन जीता, तो काफ़ी लीडर्स इलेक्शन जीतते थे in terms of that. Interesting. That can be probably true. Yeah. डिससैटिस्फैक्शन लोगों का लेवल बढ़ते जा रहा है। हाँ, या मे बी लोगों का पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। पेशेंस हो सकता है, आप बोल सकते हो कि उन्हें 1 साल में वो चेंज चाहिए जो वो 5 साल 10 साल में प्रॉमिस होते थे। हाँ, कि वो सोशल मीडिया हो या क्या हो, कि मतलब ये इन टर्म्स ऑफ उसकी वजह से ज़्यादा हो। पर इसका भी एक इंटरेस्टिंग है कि ये मैंने ट्रेंड जो देखा, इसके बारे में मैं इनफैक्ट अभी लिख रहा हूँ इसके बारे में। बताओ। तो ये डेवलप्ड कंट्री में देख रहे हैं, पर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्री जिसको हम कहलाते हैं, जैसे इंडिया भी हो, इसमें यहाँ पर हम ये ट्रेंड नहीं देख रहे इतना। इंडिया में इनफैक्ट जो एंटी इनकम्बेंसी है वो थोड़ा बदल गई है। अगर आप देखोगे इंडिया में अब तो ज़्यादातर, या मतलब कोई आप डेटा देखोगे तो पिछले 5-10 साल में ज़्यादा गवर्नमेंट्स इलेक्शन जीत रही हैं, हार नहीं रही। स्टेट अगर आप स्टेट लेवल पे भी देखो, जो ऑलरेडी थी वही वापस आ रही है। वापस आ रही है। अब क्यों हो रहा है ये? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो, ये क्यों हो रहा है कि वहाँ पर लीडर्स को निकाला जा रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, यहाँ पर जो पार्टी पावर में थी, उनको सत्ता में थी, उनको वापस लाया जा रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, और इसके बारे में मैं काफ़ी सोच रहा हूँ। एक है कि जैसे अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो मुझे इंडिया में रहा है वो रहा है ये डिजिटाइजेशन का ट्रेंड। अब इससे क्या होता है? इससे ये हो रहा है कि जब पहले 1980s में राजीव गांधी ने एक बहुत ही मेमोरेबल स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम 1 रुपया स्पेंड करते हैं लोगों को देने के लिए तो सिर्फ 15 पैसे लोगों के पास पहुंचता है। जो बैलेंस है वो करप्शन या पार ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज, वो सब खा जाते हैं। हाँ, तो इसलिए लोग बहुत
नाखुश होते थे कि आप हमें प्रॉमिस कर रहे हैं 1 रुपया और हमारे पास आ रहा है सिर्फ 15 पैसे। अब वो उनका एनालिसिस था। अब पिछली 10-15 साल में क्या हुआ है, मुझे लग रहा है 10 साल में पर्टिकुलरली, कि बिकॉज ऑफ आधार और डिजिटाइजेशन जो हुआ है कंट्री में, बैंक अकाउंट्स एक्सेट्रा, उसकी वजह से अब जब पॉलिटिशियन कोई प्रॉमिस करते हैं वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता है, जो भी प्रॉमिस करते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है इंडिया में, और ये चेंज काफ़ी अदर इमर्जिंग मार्केट्स में भी हुआ है कि वो जो पैसा बीच में गायब हो जाता था, अब वो काफ़ी पैसा लोगों के पास पहुंच रहा है। थोड़ा बहुत गायब अभी फिर भी होता हो, पर वो पहुंच रहा है। तो इसलिए अभी महाराष्ट्र में भी जब चुनाव हुए थे, लोगों ने जब गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि देखिए आपके बैंक अकाउंट में, उन्होंने जैसे औरतों के लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च करी कि आपके बैंक में इतना वो पैसा आया, वो पहले इतना नहीं होता था। तो ये जो इंडिया में हुआ है इनकम्बेंसीज की वजह से, मेरे ख्याल से जो एंटी इनकम्बेंसी जो होती थी इंडिया में, वो कम हुई है। एंड टॉकिंग अबाउट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वर्सेस इमर्जिंग कंट्रीज हैं, राइट, इनमें भी आप देखो 2-3 जगह ट्रेंड सिमिलर है, राइट। एंड फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लिटिल डेवलप्ड नेशन कैनेडा। दैट कैनेडा में अभी जस्टिन रिजाइंड, राइट, एंड ही सेइंग कि वो रिजाइन करेंगे अगर कोई उनका सक्सेसर मिल गया। व्हाई डू यू थिंक ही इज डूइंग दैट नाउ? मैंने पिछले साल एक इसके बारे में लिखा था दैट अगर आप देश में देखें, कनाडा में वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी इन द एंटायर डेवलप्ड वर्ल्ड, अगर पिछले 5 साल की बात करें तो वो कनाडा रही है। और क्यों? पर कैपिटा इनकम देखें तो कनाडा में इतना खराब पर कैपिटा इनकम है क्योंकि जो पर कैपिटा इनकम है पिछले 10 साल में कहीं गई नहीं है। तो आई थिंक ये एक बड़ा फैक्टर है कि कनाडा में ना तो उनके पास कोई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे यूएस में जो भी हुआ है उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी फर्म्स, कनाडा में ना तो कोई है, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बहुत दखल अंदाजी करती है उनकी इकॉनमी में। तो उसकी वजह से भी लोग काफ़ी परेशान हैं, उसकी वजह से कोई ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ भी नहीं रही है। तो कनाडा की इकॉनमी एक फैक्टर है। अब मेरा ज़्यादा फोकस इकोनॉमिक्स पे रहता है, तो मेरा बायस भी ये रहेगा कि मैं हर चीज़ उस मतलब लेंस पे देखूं। पर कनाडा में भी ये बड़ा फैक्टर रहा है कि वहाँ की जो इकॉनमी है उसने पिछले 5 साल में काफ़ी ख़राब उसकी परफॉर्मेंस रही है। डोनाल्ड ट्रम्प सेड कि इसको 51st स्टेट बना देते हैं। नहीं मतलब वो तो मतलब लोग बोलते रहते, वो तो मैक्सिको के बारे में भी जोक करते हैं कि मैक्सिको 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये सब मतलब अगर कनाडा यूएस की स्टेट होती तो डू यू थिंक वो परफॉर्म बेटर करेगी? नहीं, मैंने बोला कि 2 चीज़ है। अगर आप कनाडा देखें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कनाडा ने काफ़ी अच्छा करा है अपने लिए। नहीं, लास्ट 10 साल में जैसे लास्ट 10 साल में इन टर्म्स ऑफ आई डोंट नो कि इन टर्म्स ऑफ जैसे अमेरिका में भी लोग काफ़ी नाखुश हैं। अगर अमेरिका में लोग इतने खुश होते तो वो तो फिर सत्ता में वही पार्टी को वापस लाते। पिछले 10 साल में जैसे बताया कि ट्रम्प चेंज हो गया, कि ट्रम्प की जीत भी ऐसी है क्योंकि पिछले 4 साल में जो भी बाइडेन ने किया उससे लोग काफ़ी नाखुश थे। एक तो दाम इतने बढ़े, इन्फ्लेशन इतना हाई था। अब बताइए कि पिछले 4 साल में यूएस का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट थी वो इंडिया से भी मतलब हायर थी इन टर्म्स ऑफ दैट 2-3 साल के लिए तो कम से कम। ट्रू। एंड कल्चर कैसा है यूएस में एंड इंडिया में? डू यू थिंक कि यूएस में जो इंडिया में जो फ्रीबीज कल्चर ही अच्छा होता है इकोनॉमीज के लिए? नहीं, देखिए यूएस में भी ऐसा है क्या? हाँ, मतलब वहाँ पर फ्रीबीज बहुत बड़ी हैं। इनफैक्ट यूएस में अगर मैं देखूँ मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यूएस इकोनॉमी के बारे में, और उसके बारे में मैंने काफ़ी लिखा है कि वहाँ पर जो सरकार का जो रोल है बहुत बड़ा है, और जो वेलफेयर पेमेंट्स है वो बहुत बड़ी हैं। और पार्टली ये भी मतलब लोगों को लगता है उधर कि ये जो वेलफेयर पेमेंट्स है ये सब इमिग्रेंट्स लोगों के पास क्यों जा रही हैं। और तो अमेरिका में आज अगर देखें तो सबसे उनका जो मैं कहलाता हूँ फेटल फ्लॉ की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, वो है कि सरकार अमेरिका में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो अमेरिका जो है उनका जो आज फिस्कल डेफिसिट है जो हम कहलाते हैं बहुत बहुत बढ़ चुका है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम अमेरिका की होगी अगले 1-2 साल में तो यही होगी कि जो वहाँ पर सरकार है उसका रोल बहुत बढ़ गया है, और वो जो इतना स्पेंड कर रही है वेलफेयर पे भी और उन चीज़ों पे भी उतनी आमदनी उसकी नहीं हो रही। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका का भी ये है। डू यू थिंक कि फ्रीबीज कल्चर अच्छा है?
नहीं, फ्रीबीज कल्चर अच्छा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना फ्रीबीज तो कल्चर। इंडिया में जैसे फ्री नहीं, बट इंडिया में मतलब ये बात है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग हैं जिनको ये सब चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है। पर अगर आप देखें, और ये मैं बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आप चाइना की बात देखें तो हम लोग समझते हैं चाइना कोई कम्युनिस्ट कंट्री है, पर जब चाइना 10-11% ग्रोथ कर रहा था तो वो लोगों को कोई फ्री भी नहीं दे रहा था। वो पूरा कैपिटलिज्म था कि आप जाओ, जहाँ नौकरी मिले आप करो, नई नौकरी मिले तो आप अपने आप देखो क्या करना है। उनको कोई मतलब ये नहीं मिले, कोई फ्री भी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अगर आपको हज़ारों माइल दूर जाना है, आप जाके वहाँ काम करो। तो इसलिए वहाँ पर बहुत माइग्रेशन देखा कि कोस्टल सिटीज़ पे काफ़ी ग्रोथ थी वहाँ पर ईस्ट पे, तो वेस्ट से बहुत लोग उधर कोस्टल सिटीज़ पे गए काम करने के लिए। पर अगर आपको 10-11% ग्रोथ चाहिए, चाइना जैसे ग्रोथ चाहिए, तो ये फ्रीबीज कल्चर आप नहीं कर सकते। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती इसके बारे में। पर वो पार्टी चेंज हो जाएगी अगर किसी ने फ्री फीस बंद कर दिए तो। हाँ, तो मतलब आपको वो देखना पड़ेगा फिर। हाँ, बिकॉज जिसने भी फ्री भी बंद करे, लार्ज पूल ऑफ वोट्स वो बंद हो जाएगा उनके। हाँ, तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि फ्रीबीज, तो आपने मुझसे पूछा कि फ्रीबीज अच्छे हैं कि नहीं। अब दो चीज़, अगर पॉलिटिक्स में और अगर वोट जीतने तो शायद अच्छे हैं, अगर इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको 10-11% टाइप ग्रोथ रही है तो खराब है। सी, अब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पढ़ते हो और इमर्जिंग इकोनॉमीज भी पढ़ते हो, राइट? देन सो यूएस का भी प्रॉब्लम चल रहा है, विच इज़ आपने बोला पोलराइजेशन बहुत है, हर स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कोई खुश है, सेटिस्फैक्शन लेवल, डिससेटिस्फैक्शन लेवल। तो कंट्री किसी ना किसी तरह छोटे छोटे फैक्शन में डिवाइड हो रही है, माइंडसेट में, मेंटालिटी में। तो उनका एक प्रॉब्लम वो उससे लड़ रहे हैं, इंटरनल प्रॉब्लम से। चाइना में सिल्वर सुनामी आ रही है, विच इज़ कि उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, काफ़ी लोग एज करते जा रहे हैं, उनके पास यंग लोग नहीं है, बर्थ रेट बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ प्रेडिक्शन, एक स्टडी की गई थी कि 2030 तक चाइना में 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन 60 एंड अबव हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी बिग पॉपुलेशन। तो उसे सिल्वर सुनामी का नाम दे रहे हैं लोग कि वो हो जाएगा, राइट? तो चाइना की प्रॉब्लम है एजिंग पॉपुलेशन, यूएस की प्रॉब्लम है योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, रशिया गेम में ही नहीं है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जर्मनी, जापान, फ्रांस, इन सब से प्रेडिक्टेड है कि इंडिया ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाएगा, राइट? पर व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया की क्या प्रॉब्लम होगी अगर इंडिया को 10-11% पे ग्रो करना है? नहीं, इंडिया की 10-11% ग्रोथ कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो क्षमता है नहीं जो हम चाइना जैसे रिफॉर्म करें, कि हम लोगों को फ्री भी नहीं दें और लोगों को बोलें आप जाके जहाँ काम करना है आप करें, और जो सारी आपकी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं जो मतलब घाटे में हैं कि हम उन सबको बेच देंगे, ये सब तो कहाँ होगा इंडिया में। जैसे चाइना ने 1990s में कम से कम 100 मिलियन लोगों को फायर किया स्टेट एंटरप्राइजेज से कि आप जाओ, ये मतलब नहीं हो सकता। तो ये सब इंडिया में कहाँ होने वाला है? नहीं होगा। तो डू यू फील कि इंडिया कभी भी चाइना का आउटग्रो नहीं कर पाएगा? नहीं, इन दोनों तो आउटग्रो कर रही है क्योंकि चाइना की ग्रोथ रेट घट गई है। पर वो लेवल पे पर वो लेवल पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा ना, क्योंकि चाइना का अगर आज भी देखो, हमारी पर कैपिटा इनकम $3,000 है, चाइना की 10,000 से ऊपर है। तो अगर चाइना अगले मतलब 10 साल में उसकी ग्रोथ रेट 2-3% भी रही और हमारी 6-7% रही, फिर भी हमें मतलब कम से कम 20 साल लगेंगे चाइना से ऊपर पहुंचने में। So you tell me, top 3 रूल्स आपके कौन से हैं? हाँ, तो top 3 रूल्स इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल नेशन। हाँ, top 3 मैं कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे सारे 10 अच्छे लगते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ मैंने आपके बारे में इसके बारे में काफ़ी बोला है। आई कैन गिव सम इलस्ट्रेशंस। एक तो मैंने बोला पॉलिटिकल लीडर, दैट मैक्सिमम रिफॉर्म में देखता हूँ किस देश में होता है जब कोई नया पॉलिटिकल लीडर आता है और वो देश कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम वो लीडर आके सबसे मैक्सिमम चेंज कर पाएगा, क्योंकि लोग भी फिर चाहते हैं कि ये चेंज आए। क्योंकि ऑफन हम बोलते हैं कि लीडर आए, चेंज हुए, पर अगर देश ठीक कर रहा है तो लोग बोलते हैं कि चेंज की क्या ज़रूरत। तो सबसे ज़्यादा चेंज जब कंट्री में देखता हूँ मैं, वो होता है कोई नया लीडर आए और वो कुछ चेंज करे इन टर्म्स होता है। तो पॉलिटिकल रूल इसको मैं कहता हूँ सेंटिमेंट पूरा चेंज करे। हाँ, इन टर्म्स ऑफ दैट, सो इट्स द पॉलिटिकल रूल। एक वो। दूसरा मेरा फेवरेट रहता है दैट इन टर्म्स ऑफ दैट डेमोग्राफिक्स पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ कि कोई भी देश नहीं है जहाँ पर पॉपुलेशन अगर घट रही हो वो फास्ट ग्रो कर पाए। और सो इन टर्म्स ऑफ मैं बोलता हूँ डेमोग्राफिक्स इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर
high economic growth. So that is a very important rule that I will say. और मैं तीसरा रूल आपको मतलब अगर बताऊं, ये लाइक हमेशा रहता है दैट अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज रहती हैं कि इनको कि वो उनकी जो करेंसी है, जैसे हम लोग को लगता है कि अगर करेंसी मजबूत हो ठीक है, पर करेंसी अगर जितनी सस्ती हो तो बेटर है, क्योंकि उससे आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और लोग आएंगे आपके अंदर. तो स्टेबल एंड चीप करेंसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहता है फॉर अ कंट्री टू डू वेल. तो करेंसी ज़बरदस्ती पावरफुल होने का कोई सेंस नहीं. हाँ बिल्कुल, मतलब उससे आपको घाटा ही होगा, नुकसान होगा. इंटरेस्टिंग टेक. सो डू यू फील कि जो बड़ा बन जाता है, नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट, नॉर्मल लोगों में भी, जो भी अगर बिलियनर बन जाता है या रिच हो जाते हैं लोग, उनको हेट करते हैं लोग. दे बैश बिलियनर्स. लोगों को थोड़ी एक हिचकिचाहट होती है, थोड़ी नफरत सी होती है कि ये बड़ा आदमी बन गया है या ये वो हो गया. थोड़ा बहुत वो चलता है, पर मेरे ख्याल से लोगों को एस्पिरेशन रहता है. और ये जो आपने रूल की बात करी, तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने किताब में लिखा था, दैट वाज बेस्ड ऑन द बिलियनियर इंडेक्स. कि कौन से सॉर्ट ऑफ बिलियनियर्स किस देश में अगर बिलियनियर बहुत ज़्यादा हो गए तो वो प्रॉब्लम रहती है, और किस इंडस्ट्री से बिलियनियर आ रहे हैं. तो मेरा ये मानना है कि अगर जो पैसे बना रहे हैं बिलियनियर बने, अगर लोगों को लगता है कि इन लोगों ने पैसे बनाए सरकार से फेवर लेके या दोस्ती करके, तो मुझे लगता है कि लोग उनको पसंद कम करते हैं. और दी अदर हैंड, अगर जो लोग पैसे बनाए, अपने आप बनाए, टेक्नोलॉजी से बनाए या मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ बनाए, तो मुझे लगता है कि लोग उनको ज़्यादा प्यार करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो कैसे है. एंड सेकेंड थिंग, आई बिलीव कि अगर आपकी वेल्थ अगर आपने पूरा खुद बनाई हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. अगर आपकी वेल्थ ज़्यादातर इनहेरिटेड हो, कि आपकी वेल्थ नहीं पर आपने मतलब आपके फैमिली खानदानी हो, तो थोड़ी कम रिस्पेक्ट मिलती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश दिस. पर ज़्यादातर अगर मैं अमेरिका में देखूँ या इंडिया में देखूँ, इंडिया में भी अगर आप ज़्यादा देखो तो मुझे लगता है कि जो बिलियनियर लोग हैं, ज़्यादातर लोग उनको ऊपर देखते हैं कि मतलब इन्होंने काफ़ी अचीव करा. जैसे अभी रतन टाटा गुजरे, तो आप देखो कितने सारे उनके मतलब लोगों ने आके अच्छी चीज़ें बोली थी उनके बारे में एंड स्टाफ. पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वेल्थ किस इंडस्ट्रीज में आए और किस तरीके से आए. हाँ, किस तरीके से आए. बट अगर आप देखो, अंबानी इज एट दिस पॉइंट, दे आर लव्ड, दे आर नॉट वेरी हेटेड. ऐसा उनके खिलाफ कोई बहुत एंटी नहीं होता, राइट? हाँ. तो उनको लोग प्यार करते हैं. बट उनमें वो दोनों सेक्टर्स, दोनों चीज़ें जो आपने बोली वो तो है, वो इनहेरिटेड, दैट इज़ फर्स्ट, एंड देन सेकंड इज गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट, बहुत क्लोजली वर्क करके. तो दोनों में बट दे स्टिल लव. आई एम सेइंग दैट इन टर्म्स ऑफ, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल बैलेंस कंट्री में क्या कैसा है. तो जैसे अगर इंडिया में सारे ऐसे ही लोग होते तो मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम रहती. पर अगर आप देखें इंडिया में पिछले 10 साल में तो काफ़ी बिलियनियर लोग जो आए हैं, मैन्युफैक्चर, टेक्नोलॉजी, कोई मतलब कोई कॉमर्स कर रहा है कहीं, कोई इन टर्म्स ऑफ कोई केमिकल इंडस्ट्रीज से, तो वो काफ़ी वेल्थ स्प्रेड होके आई है फ्रॉम डिफरेंट बिलियनियर्स. तो मुझे इंडिया में ये प्रॉब्लम लग रही कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रही कि मतलब लोग इन लोगों से नफरत करते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट. तो ये बैलेंस जैसा बने, आई थिंक द बैलेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट. डू यू थिंक इंडिया में बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के यू कैन बिकम मल्टी बिलियनर? आई थिंक टेक्नोलॉजी कंपनीज ने दिखाया उसको. जो सारे जो पूरा इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टोरीज थी पहले डेकेड की, और इस पिछले 10 साल में भी अगर आप देखो जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी बनी है, वो तो गवर्नमेंट के बिना ही बनी. हाँ, बिना ही बनी है. तो हर जैसे इंडिया के बारे में मैं बोलता हूँ, दिस इज़ द कंट्री, ये मेरा फेवरेट कोट है जो मैंने जो मैं इंडिया के बारे में हमेशा बोलता हूँ, दिस इज़ द कंट्री दैट कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट्स द ऑप्टिमिस्ट इन द पेसिमिस्ट. तो जो भी आप अगर ऑप्टिमिस्ट करके मतलब बोलो तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, पेसिमिस्ट करके कुछ बोलो तो वो भी डिसअपॉइंट होगा ओवर टाइम. तो ये मेरा, दिस इज माई लाइन अबाउट इंडिया. दैट आई लव इट, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू. मैं एक बहुत ही इरेशनली ऑप्टिमिस्ट इंसान हूँ और मुझे हर चीज़ का पॉजिटिव साइड दिखता है और मुझे बहुत मज़ा आता है. बट ऐसा होता है कि देन यू गेट डिसअपॉइंटेड, एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पेसिमिस्ट हैं और वो भी डिसअपॉइंट होते हैं. इट्स सो ट्रू, इट्स सो ट्रू. बट आई वुड यू से यू आर एन ऑप्टिमिस्ट और अ पेसिमिस्ट? नो, आई एम फंडामेंटली एन ऑप्टिमिस्ट. ओके. बट आपके व्यूज़ बड़े एनालिटिकल होते हैं, तो लोग ऐसा नहीं बोलते आपको कि आप थोड़े पेसिमिस्टिक अप्रोच से देखते हैं? जो लोगों को बोलना है बोले. मेरा तो है लाइक माई थिंग इज हाउ टू थिंक
लाइक हाउ टू थिंक विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हर्ड. तो मेरा पूरा ये हमेशा रहा है. आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर द इकोनॉमिक टाइम्स है कि जब मैं 17 साल का था, तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू करा उसके बाद. एंड माई इंटायर थिंग वाज हाउ टू राइट एंड हाउ टू थिंक इन अ वे विच इज़ प्रोवोकेटिव, कि आपको कुछ सोचने को हो और वो पूरा हर्ड नहीं सोच रहा हो. तो वो हमेशा मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहा है. Perfect. Thank you so much. It was pleasure having you. Thank you, Raj. Thank you. Thank you. But interesting. 12 से ही आपको आ गया था इंटरेस्ट? So, इसलिए मैं बोलता हूँ, जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आपने क्या किया. मैंने बोला देखो, स्कूल में मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, उनके मार्क्स भी अच्छे आते थे, कोई और टॉप करता था. पर मेरा एक ही शायद एडवांटेज रहा कि मुझे यंग एज से मालूम था कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है. क्योंकि बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता कि उनको करना क्या है. तो टॉप सारे सब्जेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको किसी में पैशन है, इंटरेस्ट नहीं है, तो लाइक वो ओल्ड सेइंग होती है, यू कैन बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. तो आई थिंक ये शायद एक एडवांटेज रहा. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.